सो हेलो एंड वेलकम गाइस। जैसे कि ये वीडियो काफ़ी लेट अपलोड कर रहा हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा डिले हो गया। पिछले दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, तो उसके लिए सॉरी यार। वो चैनल में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो इसलिए वीडियो इतना लेट हो गया। हम लोग ने टेलीग्राम पे डिस्कस किया था, और फिर उसी के कारण हमने चैप्टर्स को स्किप करने का मतलब डिसीजन लिया, और अभी इस वीडियो में 901 से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। सो वीडियो देखना और बताना कैसा लगा, कमेंट करना। क्लाइन इस बार आजिक का कॉपर विसल सीधे ग्रे फॉग के ऊपर नहीं लाया, बल्कि वही तरीका इस्तेमाल करने वाला था जो उसने म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्ब्लम की पहली डिविनेशन के समय किया था, यानी ऑब्जेक्ट की प्रोजेक्शन का उपयोग करके। इससे एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है, डिविनेशन फेल भी हो सकती है और कोई यूजफुल रेवलेशन ना मिले, लेकिन इसका फायदा ये है कि असली आइटम सेफ रहती है, क्योंकि ग्रे फॉग एक इंटरमीडिएरी लेयर की तरह काम करता है। उसे अभी भी याद था जब उसने लिसनर से आए ब्लैक ईयर की ओरिजिन डिवाइन की थी। उस सील्ड आर्टिफैक्ट को ट्रू क्रिएटर ने रिटेलिएट किया था, जिससे वो टूटकर चाम बन गया था। क्लाइंट के दिमाग में हल्की सी आवाज आई, हाँ वही दिन जब मैंने गलती से किसी कॉस्मिक हॉरर का डोल बेल बजा दिया था। ब्रिलियंट। इसलिए ये शक होने पर कि डिविनेशन रिजल्ट डेथ की कॉप्स या बाकी रिमेन्स की ओर इशारा कर सकता है, यानी एक सीक्वेंस जीरो गॉडहुड पावर जिसका शरीर नष्ट हो चुका है बट जो अभी भी बर्जर्क सी के एनवायरनमेंट को बदल सकती है। क्लाइन ने तय किया कि आजिक का कॉपर विसल रियल वर्ल्ड में ही रहे और वो प्रोजेक्शन इस्तेमाल करे। इससे इतनी इंपॉर्टेंट आइटम के डैमेज होने का रिस्क नहीं रहेगा। आखिर डेथ और ट्रू क्रिएटर एक ही लेवल पर है। जहां तक ग्रोसेल्स ट्रैवल्स को डायरेक्टली डिवाइन करने की बात थी, उसका रीजन ये था कि एंशिएंट गॉड ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन बहुत पहले मर चुका था। उसकी कैरेक्टरिस्टिक किसी और ने इनहेरिट कर ली होगी और कई बार हाथ बदल चुकी होगी। और खुद वो किताब भी बेहद मजबूत थी। सी गॉड सेप्टर की फुल स्ट्रेंथ ब्लास्ट भी उसे मुश्किल से नुकसान पहुंचा पाती। क्लाइन ने ड्राई तरीके से सोचा, एक किताब जो न्यूक सह लेती है और मैं इसे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सच में हॉबी क्या चुना है। इसलिए मिस्टर डोर शायद सिर्फ किंग ऑफ एंजल्स था और एग्जाइल और क्वारंटीन की हालत में था। वो बस अपनी रेविंग्स भेज पाता था, असली नुकसान नहीं कर सकता था। ग्रे फॉग के ऊपर मौजूद मिस्टीरियस स्पेस की पावर से मैं डैमेज और करप्शन से जल्दी रिकवर कर सकता हूं, बिना किसी लास्टिंग इफेक्ट के। लेकिन अगर आजिक का कॉपर विसल नष्ट हो गया तो वो सच में हमेशा के लिए चला जाएगा। मैं मिस्टर आजिक से कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, ना उसे अनडेड्स अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर पाऊंगा, ना उसे साथ रख पाऊंगा। क्लाइंट की चिंता अचानक प्रैक्टिकल बन गई। और फिर मुझे किसी ज़ॉम्बी से पूछना पड़ेगा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आपने एक विसल देखी है? शानदार फ्यूचर। क्लाइंट ने बेहद काम और स्किलफुल तरीके से कॉपर विसल की प्रोजेक्शन और डिविनेशन स्टेटमेंट वाली पेपर पकड़ी, फिर कुर्सी पर लीन करके बैठ गया। उसने आंखें आधी बंद कर ली और कॉजिटेशन की अवस्था में सॉफ्टली चैंट करना शुरू किया। द रीजन फॉर दिस कॉपर विसल्स एबनॉर्मेलिटी टुडे। 7 बार चैंट करने के बाद क्लाइंट गहरी नींद में चला गया और ड्रीम वर्ल्ड में प्रवेश किया। कुछ समय बाद उसने एक डार्क और ग्लूमी मॉज़ोलियम देखा। उसे नीचे उतरती हुई डार्क कलर्ड सीढ़ियां दिखीं और आसपास कॉफिन्स रखे हुए थे। सारे कॉफिन्स खुले हुए थे और उनमें बॉडीज पड़ी थीं। उनकी पीठ पर सफ़ेद पंख उग गए थे जो पेल येलो तेल से सने हुए थे। ड्रीम में भी क्लाइंट को ये सीन बेहद familiar लगा, जैसे वो पहले भी इसे देख चुका हो। उसके दिमाग ने ऑटोमेटिकली कमेंट कर बैठा, ग्रेट, वापस वही एंजल चिकन कॉम्बो, किसी को ओरिजिनलिटी सिखाओ कोई। उसी समय उसे सड़न की तीखी बदबू महसूस हुई और किसी की धीमी सांसें सुनाई दी। उसे लगा मौज़ोलियम का अंधेरा और गहरा हो रहा है, मौत जैसा साइलेंस फैल रहा है। अचानक बहुत तेज और बहुत धीमी रेविंग्स एक साथ सुनाई देने लगी। कॉफिन्स में पड़े कॉप्सेस, जिनकी पीठ पर सफ़ेद पंख थे, हवा में उठ गए और अपनी आधी सड़ी और आधी फीकी फेसेस से ड्रीम के बाहर देखने लगे। क्लाइंट का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर अचानक लगा जैसे किसी इनविजिबल हाथ ने उसका दिल पकड़कर उसकी छाती से खींचकर निकाल लिया हो। उसका इमीडिएट थॉट था, अरे भाई, पोलाइटली नॉक कर लेते, हार्ड ग्रैब क्यों? इस दौरान उसका ड्रीम टूटकर बिखर गया, फिर पूरी तरह से गायब हो गया। आखिरी सीन में क्लाइंट ने देखा कि सिर्फ कॉप्सेस पर सफ़ेद पंख नहीं उग रहे थे, उनके शरीरों में पतली इल्यूजनरी काली ट्यूब्स भी धसी हुई थीं। वो मॉज़ोलियम के गहरे हिस्सों में जा रही थीं, जहां से एंडलेस ठंडी सिनिस्टर काली फॉग निकल रही थी। ब्लैक फॉग धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। ये दृश्य उसकी आंखों में पड़ते ही उसके स्किन का रंग उड़ गया। उसने फेंटली सोचा, ठीक है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, 0-10 एम्बियंस, फिर कभी नहीं आऊंगा। उसकी स्किन सड़ने लगी, उस पर से पस बहने लगा। उसके पोर से पतले और डेंस सफ़ेद पंख निकलने लगे जो पेल येलो तेल से सने हुए थे। उसके हाथ में पकड़ी आजिक के कॉपर वेसल की प्रोजेक्शन टूटकर ब्लैक फॉग के धुएं में बदल गई।
एंशियंट पैलेस की लंबी मॉर्टल टेबल सड़कर ढह गई और 22 हाईबैक चेयर्स सफेद पंखों से ढक गई, जैसे उनमें खुद की लाइफ हो। क्लाइंट का दिमाग हॉरर और रेजिग्नेशन के बीच फंस गया। परफेक्ट! अब मेरी इमेजिनरी फर्नीचर भी म्यूटेट हो रही है। लेकिन एंडलेस ग्रे फॉग चुपचाप चर्न हुई और मिस्टीरियस स्पेस ने हल्का सा स्टर होकर सब कुछ ठीक कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्लाइंट लिटरली फ्रोज। मुझे इस जगह का रेंट देना चाहिए, कस्टमर सर्विस अनबीटेबल है। कुर्सी के पास गिरे क्लाइंट हाथ बढ़ाकर टेबल को पकड़कर धीरे धीरे खड़ा हुआ, फिर वापस बैठकर उसने लंबी सांस ली। उसने अपने टेम्पल्स रगड़े और सबकॉन्शियसली तुलना की। ट्रू क्रिएटर और इटर्नल ब्लेजिंग सन से कमजोर, लेकिन मिस्टर डोर से ज्यादा मजबूत। लेकिन शायद मिस्टर डोर के एग्जाइल एंड क्वारंटीन की वजह से उसकी ट्रांसमिटेड पावर कम थी। मैं इनकी ताकत कंपेयर क्यों कर रहा हूं, जैसे मैं इनसे लड़ने वाला हूं। मैं डेमीगॉड बन भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा। उसने खुद को मेंटली थप्पड़ मारा। हाँ क्लाइन, शानदार आइडिया। कॉस्मिक एल्ड्रिच मॉन्स्टर्स की टियर लिस्ट बना लो, शायद ट्रॉफी भी मिल जाए। दुर्भाग्य से मैं ब्लैक फॉग के अंदर छिपी चीज को डायरेक्टली नहीं देख पाया, वरना शायद मुझे पोशन फॉर्मूलाज या मिस्टिसिज्म नॉलेज मिल जाता। क्लाइन ने अजीब सा रिग्रेट महसूस किया और अपनी कुर्सी के पास देखा। वहां इल्यूजनरी ब्लैक फॉग तैर रही थी। वो आजिक के कॉपर विसल के टूटने के बाद की बची हुई रेसिड्यू थी। उसका फाइनल थॉट ड्राई था। ग्रेट! अब मेरे पास सिर्फ धुआं बचा है, स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इसमें कोई ताकत का एहसास नहीं हो रहा, मतलब इसे चार्म की तरह यूज नहीं किया जा सकता। फिर इसका यूज क्या है? क्लाइंट के दिमाग में एक और आइडिया आया। उसने अपने जंक पाइल से एक बैकअप पेपर एंजल समन किया और उसे उस इल्यूजरी ब्लैक फॉग पर फेंक दिया। जैसे ही दोनों संपर्क में आए, वो तुरंत एक दूसरे में मर्ज हो गए। पेपर फिगरिन जल्दी से काला हो गया और शांत, ठंडा सा दिखने लगा। उसकी पीठ पर सफेद पंख उगाए, जो पेल पीले तेल से सने हुए थे। क्लाइंट ने डेडपैन सोचा, और एक और चीज जिसने एंजल चिकन मोड अनलॉक कर लिया। शानदार! ये बदलाव बस एक सेकंड के लिए था। उसके बाद पेपर फिगरिन वापस नॉर्मल दिखने लगा, लेकिन अब वो पूरी तरह सॉलिड नहीं लग रहा था, जैसे आधा इल्यूजरी हो। इसके अलावा उसकी पीठ पर फेदर लाइक पैटर्न्स बने रह गए थे। ये किस काम आ सकता है? क्लाइंट ने म्यूटेटेड पेपर फिगरिन वापस अपनी हथेली पर उतारा। वो इसकी डिविनेशन करने की हिम्मत नहीं करता था। डर था कि फिर से वही ड्रीम वाला सीन सामने आ जाएगा और ब्लैक फॉग के अंदर छिपा हुआ तैयार ऑब्जेक्ट उसकी जगह इन्वेड करने की कोशिश करेगा। उसने खुद से बुदबुदाया, हाँ, मैं नहीं चाहता कि कल उठूं और मिरर में कोई और हो। बैड कस्टमर एक्सपीरियंस। काफी बार जांचने के बाद क्लाइंट ने अपने मिस्टिसिज्म के नॉलेज से एक निष्कर्ष निकाला। इसमें खुद कोई ताकत नहीं है, लेकिन ये काफी यूनिक है। शायद जब इसे पेपर फिगरिन सब्स्टिट्यूट या पेपर एंजल की तरह यूज किया जाए, तब अनडेड डोमेन से जुड़ा कोई स्पेशल इफेक्ट दे। बिल्कुल मेरे एडवेंचरर्स हारमोनिका की तरह, जिसमें खुद कोई स्ट्रेंथ नहीं, लेकिन वो एक पावरफुल मैसेंजर समन कर सकती है। क्लाइंट का दिमाग तुरंत सार्कास्टिक हो उठा। मेरे पास ऑफिशियली यूजलेस बट मे बी डेडली आइटम्स का पूरा कलेक्शन है। किसी दिन म्यूजियम खोलूंगा। क्लाइंट ने तुरंत उस म्यूटेटेड पेपर फिगरीन को रख दिया और अपने ड्रीम के सीन की व्याख्या शुरू कर दी। काला मौसोलियम, खुले कॉफिन्स, कॉप्सेस जिनकी पीठ पर पंख हैं, अंदर से फैलती काली फॉग, ये सब डेथ की ओर या डेथ के पीछे छोड़ी किसी महत्वपूर्ण चीज की ओर इशारा कर लगते हैं। या फिर न्यूमिनस एपिस्कोपेट की आर्टिफिशियल डेथ का कोई प्रोडक्ट। रुको, ये सीन मुझे इतना फेमिलियर क्यों लगा? क्लाइंट ने ध्यान से याद किया और जल्द ही जवाब मिल गया। वो इस तरह का सीन पहले भी एक डिविनेशन में देख चुका था, जब उसने नाइट हॉक से मिस्टर एजिक से जुड़ी बातें छुपाने के परिणाम डिवाइन किए थे। उस समय उसने ड्रीम में दो सीन देखे थे, एक जिसमें वो खून के समुद्र में गिर रहा था और एजिक उसे खींचकर निकाल रहा था, और दूसरा जिसमें वो दोनों एक डार्क मॉसिलियम में कुछ खोज रहे थे। क्लाइंट ने तब ये इंटरप्रिटेशन की थी कि पहला सीन खतरे और एजिक द्वारा बचाव को दर्शाता है, दूसरा सीन इस बात का कि वो दोनों किसी मॉसिलियम या मॉसिलियम जैसे सिंबल वाले स्थान की एक्सप्लोरेशन करेंगे। पहला हिस्सा वेरीफाई हो चुका, बैकलैंड में मीटियोर गिरने वाली घटना के दौरान। अब दूसरा हिस्सा भी आज क्लू दे गया। क्लाइंट ने खुद से ड्राई टोन में कहा, ग्रेट, फ्यूचर आइटिनरी, ब्लड ओशन ट्रिप, चेक, कर्स्ट मॉसिलियम टूर कमिंग सून। किसने कहा था कि रिटायरमेंट बोरिंग होती है? क्या वो जगह जहां मिस्टर एजिक और मैं आगे चलकर एक्सप्लोर करेंगे वही मॉसिलियम है जो मैंने अभी देखा? लेकिन वो मॉसिलियम बहुत खतरनाक है। ब्लैक फॉग के सबसे गहरे हिस्से में जो ऑब्जेक्ट है, उसकी लेवल बहुत ऊंची है, देवताओं से बस थोड़ा कम, और वो मैलेवलेंस से भरा हुआ है। क्लाइंट की भौहें सिकुड़ गई। उसे लगा कि वो एक्सप्लोरेशन कोई अच्छी बात नहीं होगी। इससे उसे लगा कि एजिक को ये रोकना जरूरी है, लेकिन उसे ये भी शक था कि डिविनेशन में दिखी चीजों से बचने की कोशिश करने पर डेस्टिनी और भी बुरे तरीके से अनफोल्ड हो सकती है।
कम से कम पहली डिविनेशन में सिर्फ एक्सप्लोरेशन दिखी थी, खतरा नहीं। शायद इससे निकलने का कोई तरीका है। शायद इसी वजह से सीयर्स अक्सर वेग होते हैं। कभी कभी ज्यादा स्पष्ट होना उल्टा पड़ जाता है। क्लाइंट ने सूखा सा सोचा। हाँ, वेग रहो, जैसे अवॉइड डेथ जैसी हेल्पफुल एडवाइस की तरह। क्लाइंट ने तय किया कि जब वो एजी से मिलेगा तो बस वेग तरीके से अपना ड्रीम बताएगा, बिना इंटरप्रिटेशन दिए, और देखेगा कि एजिक क्या समझता है। ये तय करके क्लाइंट पीछे झुक गया और ग्रेस वॉक के ऊपर से गायब हो गया। लाइट, टूटी हुई रोशनी और डॉन की प्योर लाइट, 6 मेंबर काउंसिल के एल्डर और दूसरे डेमन हंटर वाइट चिरमॉन्ट के शरीर से निकल रही थी। उसने अपनी स्किन के पोर्स से उगाए सफेद पंखों को डिसॉल्व कर दिया और फ्लैश और ब्लड की व्राइदिंग को सप्रेस किया। उसकी बाहों की मसल्स फूल गई जब उसने ड्रैगन स्लॉइंग बो की बोस्ट्रिंग खींची, और सिल्वर बिजली और डॉन की रोशनी एक डैजलिंग एरो में बदल गई। एरो निकली और तुरंत ऑल्टर पर जा लगी, जहां मॉन्स्टर स्कल्स का ढेर था। वो आयरन ब्लैक कॉफिन पर लगी। चुपचाप एरो की रोशनी बुझ गई और गायब हो गई, कोई असर नहीं। ऑल्टर के आसपास का क्षेत्र और भी अंधेरा और ग्लूमी होने लगा। आयरन ब्लैक कॉफिन के अंदर से हड्डियों के रगड़ की आवाज आई। वाई वाई आर यू डिस्टर्बिंग माई स्लम्बर? ये सुनते ही वाइट का दिल भारी हो गया। आवाज में छिपी मैलेवोलेंस बिल्कुल ढकी नहीं गई थी। इसका मतलब था कि फॉर्मर चीफ मॉन्स्टर बन चुका है। सिटी ऑफ सिल्वर का सल्वेशन एफर्ट फिर से असफल हो गया। धम, कॉफिन का ढक्कन उड़कर टूट गया। अंदर से काली फॉग का बड़ा प्रवाह बाहर आने लगा। इसी केओस में वाइट ने देखा कि कॉफिन के अंदर से एक फिगर धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। वो लगभग 4 मीटर लंबा था। उसके हाथ पैर पतले और लंबे। उसका शरीर सफेद पंखों से ढका हुआ था, जो हल्के पीले तेल से सने हुए थे। उसकी पीठ से पतली इल्यूजरी काली ट्यूब्स निकल रही थी, जो अनंत अंधकार में फैल रही थी। वाइट के अंदर से बस एक विचार निकला। हम सब मरने वाले हैं और मैंने नाश्ता भी नहीं किया। 6 मेंबर काउंसिल के पीछे पिच ब्लैक रिवर में एक बड़ी लहर उठी। कई आर्म्स, टेंटिकल्स और वेन्स उनकी तरफ बढ़ने लगे। और इसी दौरान वाइट ने देखा कि चीफ का शरीर तेजी से बदलने लगा और उसकी फूलती मांसपेशियां उसके कपड़ों को टुकड़ों में फाड़ रही थी। उसके दिमाग ने आखिरी इंसल्ट जोड़ दी। ग्रेट, अब वो हल्क भी बन रहा है। एक पल में ही कोलिन इलियड 4 मीटर लंबे जाइंट में बदल गया। उसकी स्किन नीले काले रंग की और बेहद मस्कुलर थी। उसकी स्किन, पोर्स, फ्लैश, हर चीज इंसानी लिमिट्स को तोड़ रही थी। ये ऐसा कॉम्बिनेशन था जो किसी के भी दिमाग को हिला दे। क्लाइंट का दिमाग ऑटोमैटिकली कमेंट करता, अगर वो वहां होता। जिम मेंबरशिप का अल्टीमेट परिणाम यही है क्या? ये सिर्फ दिखने वाली हाइट या विड्थ वाली बात नहीं थी। इसके साथ इन्फॉर्मेशन, स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअलिटी भी उसकी बॉडी का हिस्सा बनकर दिख रही थी। जैसे उसकी पूरी मौजूदगी में कॉम्प्लेक्स मिस्टिकल पैटर्न्स, सिंबल्स और लेबल्स भरे हों। लेकिन असल में कोई फिजिकल चेंज नहीं था। ये सिर्फ ह्यूमंस की लिमिटेड सेंसेस की वजह से उनकी परसेप्शन का हिस्सा था। फिर भी किसी भी नॉर्मल इंसान के सामने अगर ऐसा क्रीचर आ जाए तो उसकी स्पिरिचुअलिटी उन्हें करप्ट कर देगी। ज़्यादातर लोग या तो तुरंत मर जाएंगे या पूरी तरह पागल हो जाएंगे। और इसी वजह से मिस्टिसिज्म में ऐसे क्रीचर को कहा जाता है मिथिकल क्रीचर। हालांकि इस वक्त कोलिन इलियाड का सिर इतना नहीं बदला था, बस वो बड़ा हो गया था और उसके फोरहेड से लेकर नोज तक एक काली वर्टिकल आई जैसी क्रैक खुल गई थी। क्लाइंट की ब्रेन वॉइस, हाँ बिल्कुल, एक्स्ट्रा क्रीपी फीचर जोड़ दो, क्यों नहीं? सीक्वेंस 2 तक पहुंचे बिना किसी डेमी गॉड का मिथिकल क्रीचर फॉर्म अधूरा रहता है। ऐसे पावर हाउस के सामने इस फॉर्म के फायदे और नुकसान साफ समझ आते हैं। एक तरफ पावर और लेवल बहुत बढ़ जाता है, दूसरी तरफ इंटेंस मैडनेस और लॉस ऑफ कंट्रोल का रिस्क भी बढ़ जाता है। कमजोर विल पावर वाले इसे संभाल ही नहीं सकते। इसीलिए ज्यादातर सेंट्स इस रूप में तभी बदलते हैं जब वो बिल्कुल कॉर्नर में फंस गए हों, और वो भी पूरे शरीर को नहीं, बस कुछ हिस्सा। उनके लिए नाइफ की धार पर नाचने जैसा है। बहुत आसानी से कंट्रोल खो सकता है, इसलिए एक्सट्रीम सावधानी जरूरी है। आमतौर पर 2 एक्सट्रीम्स होते हैं। कुछ लोग अपनी डिजायर्स में डूब जाते हैं और पूरी तरह ईविल बन जाते हैं, और कुछ की विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो इस फॉर्म को नॉर्मल बैटल टैक्टिक की तरह यूज कर लेते हैं, बिना कंट्रोल खोए। लेकिन नॉर्मल टैक्टिक भी डेंजरस है। हर बार एबिस के एज पर खड़े होने जैसा है। इरोजन बढ़ती ही जाती है। सिटी ऑफ सिल्वर के 6 मेंबर काउंसिल में चीफ कोलिन इलियाड उन कुछ लोगों में से था जो अपने मिथिकल क्रीचर फॉर्म को कंट्रोल कर सकते थे। उसने 2 स्वॉर्ड्स पकड़ी थीं जिन पर अलग अलग ऑइंटमेंट्स लगे थे। उसने दाहिना पैर आगे रखा, जमीन हिल गई और वो एल्टर की तरफ कूद पड़ा। उसने फॉर्मर चीफ, जो अब सफेद पंखों से ढका मॉन्स्टर बन चुका था, पर हमला कर दिया। वाइट ने इंटरनली सोचा, ये फाइट देखकर कोई बोलेगा विनेबल नहीं। उसके जायंट शरीर के अंदर और बाहर से डॉन जैसी लाइट निकल रही थी, जो आसपास की डार्कनेस को साफ कर रही थी और पीछे इल्यूजनरी रिवर में मौजूद हैरोइंग क्रीचर्स को प्योरीफाई कर रही थी।
उसी समय व्हाइट चिरमॉन ड्रैगन स्लेइंग बो से लगातार सिल्वर लाइटनिंग एरोज छोड़ रहा था, फॉर्मर चीफ के चारों ओर। लोविया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके पीछे खड़ा 5 मीटर टॉल सिल्वर आर्मर्ड नाइट गायब हो गया। फिर वो अपना इल्यूजनरी ग्रेट स्वॉर्ड घसीटता हुआ एल्टर की तरफ गया और उसके हर कदम से जमीन में सिल्वर लाइट वाली दरारें पड़ने लगीं। इसी के साथ शेपर्ड एल्डर के पैरों के पास जो शैडो का गुच्छा था वो अचानक हिलने लगा, जैसे जिंदा हो गया हो। वो तेजी से लोविया से अलग हुआ और अंधेरे और डॉन की मिलती जुलती एनर्जी के बीच आयरन ब्लैक कॉफिन की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन उसका टारगेट म्यूटेटेड फॉर्मर चीफ नहीं था, बल्कि वो पतली इल्यूजनरी काली ट्यूब्स थीं जो उसके शरीर में धसी थी और अनंत तक फैली हुई थीं। क्लाइंट जैसे ही रियल वर्ल्ड में वापस आया, उसने लहरों के टकराने की तेज आवाज सुनी। सड़क पर प्रोस्टिट्यूट्स चीख रही थीं और शांत होने का कोई संकेत नहीं था। क्लाइंट ने ड्राई टोन में सोचा, मैं 5 मिनट सोया था क्या? थोड़ा चौंक कर वो खिड़की की ओर गया और दो टेढ़ी मेढ़ी बिल्डिंग्स के बीच से बाहर झांका। लेड कलर्ड बादल्स आसमान में जमा थे और पोर्टो हार्बर से आगे समुद्र में विशाल वेव्स उठ रही थीं। एक काला हरिकेन समुद्र से आसमान तक फैला था, जिसमें डार्क सिल्वर बिजली चमक रही थी और वो चुपचाप सब कुछ नष्ट कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अपोकलिप्स का दरवाजा खुल गया हो। क्लाइंट ने डेडपैन सोचा, ग्रेट, दुनिया खत्म हो रही है और मेरे पास अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं है। पोर्ट सिटी के अंदर वॉइड ट्रांसल्यूसेंट हो गई थी। खोपड़ियां जिनके मुंह खुले थे, बेबी फेसेस वाली बेलें, खून से सने हाथ और दांतों वाली स्लाइम टेंटिकल्स रियलिटी की बाउंड्री पर टकरा रहे थे। ये इतना हॉरिफाइंग था कि कई पायरेट्स के घुटने कांपने लगे। वो सड़क छोड़कर बिल्डिंग्स के अंदर भाग गए। अनसीन रेट्स और शैडोज हवा में उड़ रहे थे, कभी कभी दिखते हुए लोगों के कानों के पास आकर चीखने की कोशिश करते, लेकिन कांटेक्ट नहीं कर पाते। इस वक्त पोर्टो हार्बर सच में अंडरवर्ल्ड जैसा लग रहा था, भयानक, अंधेरा, क्योटिक, पागलपन से भरा हुआ। क्लाइंट ने हल्की भौहें सिकोड़ ली। उसे अंदाजा हो गया था कि क्या हो रहा है। उसके दिमाग ने फ्लैटली समराइज किया, परफेक्ट, मैंने फिर से किसी कॉस्मिक हॉरर को इरिटेट कर दिया। बैक जब क्लाइंट ने ग्रे फॉग के ऊपर डिविनेशन की थी, तो उसने उस ग्लूमी मौसोलियम के अंदर छिपे हुए ऑब्जेक्ट को गुस्सा दिला दिया था। उसी ने अपना गुस्सा निकाला और बर्जर्क सी और पुटो हार्बर का मौसम बदल दिया, जिससे अंडरवर्ल्ड के उतरने जैसा पूरा फिनोमिनन हुआ। इसका मतलब साफ है कि वो मौसोलियम सच में बर्जर्क सी के किसी हिस्से में छिपा हुआ है। शायद डेथ ने अपने टाइम में कुछ छोड़ दिया था वहां। बेशक ये न्यूमिनस एपिस्कोपेट के आर्टिफिशियल डेथ प्रोजेक्ट से भी टकराता नहीं है। हो सकता है कि दोनों चीजें आपस में मिल चुकी हों। क्लाइंट ने खिड़की से नजर हटाई और तुरंत एक रिचुअल सेट किया। फिर अजिक का कॉपर विसिल मिस्टीरियस स्पेस अबव द ग्रे फॉग को सैक्रिफाइस कर दिया, ताकि वो अननोन, अजीब और ईविल ऑब्जेक्ट उस पर लॉक ना कर पाए। ये करने के बाद उसने फिर बाहर देखा, जहां एबनॉर्मैलिटी धीरे धीरे शांत हो रही थी। वो खुद पर हंसते हुए बोला, क्या प्यार भरा वेलकम मिला है मुझे। न्यूमिनस एपिस्कोपेट को बर्जर्क सी की ये गड़बड़ जरूर नोटिस होगी। अब देखते हैं वो क्या कदम उठाते हैं। इलेसिरी पिच ब्लैक रिवर के ऊपर वेव्स धीरे धीरे शांत होने लगी। जो आर्म्स, वाइन्स और टेंटिकल्स कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, या तो वेपराइज हो गए या मजबूर होकर पीछे हट गए। आल्टर के आसपास की जमीन क्रैक्स से भरी थी। हर तरफ सफेद पंख थे जो पीले तेल से सने हुए थे। कॉलिन इलियड अपने जायंट फॉर्म में दोनों स्वॉर्ड्स फॉर्मर चीफ के शरीर में गाड़ चुका था। उसे कोलैप्स्ड आल्टर पर पिन कर दिया था। वेट चर्मन के ड्रैगन स्लेइंग बो ने सिल्वर लाइट का एक एरो तैयार किया था, जिसमें गुस्से की ऑरा भरी थी, और वो फॉर्मर चीफ के सिर पर एम कर रहा था, जहां बस थोड़े थोड़े मांस के टुकड़े लटके हुए थे। लोविया की शैडो सक्सेसफुली सिल्वर नाइट की कवर में आल्टर तक पहुंच चुकी थी, और जैसे ही बाकी दोनों एल्डर्स का ध्यान हटा, शैडो ने छलांग लगाकर उन काले ट्यूब्स पर हमला किया जो फॉर्मर चीफ के शरीर से निकलकर अनंत तक फैल रहे थे। जैसे ही वो इन कॉर्पोरियल ट्यूब्स के पास पहुंची, शैडो और भी काली हो गई। उसकी ब्लैकनेस ऐसे लग रही थी जैसे इंसानी दिमाग की सबसे गंदी और ईविल सोचों का रूप हो। तभी आल्टर के चारों तरफ एक गहरी आवाज गूंजी, फेट। शैडो के सामने वाला हिस्सा तुरंत अंधेरा हो गया और उसे एहसास हुआ कि वो सीधे जाइंट कॉलिन एलियट पर पाउंस कर चुकी है। कॉलिन ने नीचे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में प्योर चमक थी, जैसे लंबी रात के बाद पहली किरण। वो रोशनी बढ़ती गई और मौसोलियम से बाहर ब्लास्ट हो गई, जिससे सिटी ऑफ सिल्वर के स्पायर के बेसमेंट में और भी तेज और चकाचौंध रोशनी उठी और उससे टकरा गई। दोनों रोशनियां हवा में मिलकर वापस नीचे गिरी और कॉलिन के मैसिव शरीर पर उतरी। पिच ब्लैक शैडो चट चट की आवाज के साथ एवापोरेट हो गई। उसकी डिस्टॉर्शन और स्क्वर्मिंग धीरे धीरे कम होकर पूरी तरह गायब हो गई। डेमन हंटर कॉलिन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के लोविया की तरफ पीछे देखा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
फिर तुरंत अपनी नज़र हटाई और बची हुई रोशनी दोनों स्वॉर्ड्स में डालती। लोविया वहीं आंखें बंद खड़ी रही, ना घबराहट न डर, बस उसने धीरे से सांस छोड़ी। और अब हमारे पास एक और कहानी है जो कंटिन्यू होगी। सिटी ऑफ जेनेरोसिटी बायाम में एल्गा विल्सन कई बार चक्कर काटकर इमेजिनरी ट्रैकर्स और मॉनिटर्स को डॉज करता हुआ आखिर आर्टिजन के घर पहुंचा और डोरबेल बजाई। उसने सुना था कि आर्टिजन को हाल ही में किसी बीमारी ने पकड़ लिया है और उसके आसपास अजीब स्नूपर्स दिख रहे हैं। एल्गर का पहला शक डेमोनिस सेक्ट पर गया। फिर उसने सोचा कि आर्टिजन की पसंद को देखते हुए डेमोनिसिस को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस उंगली हिलानी थी और अपना चाम दिखाना था। आर्टिजन खुद सब उगल देता। इसलिए एल्गर को लगा कि मामला कुछ और है, उसे खुद सिचुएशन देखनी थी ताकि मिस्टिकल आइटम की डिलीवरी डिले ना हो। वो कैरेक्टरिस्टिक्स और मटेरियल्स बिना वजह खोना नहीं चाहता था। डोरबेल बजने के बाद मेन डोर खुला। एक दुबला पतला तांबरे रंग का मिडिल एजेड आदमी एल्गर की तरफ देखकर बोला, वाई आर यू हेयर? ये वही आर्टिजन था, सीएलएफ, जिसके साथ एल्गर सालों से काम कर रहा था। उसका बैकग्राउंड अननोन था। तुमने कहा था तुम बीमार हो? एल्गर ने कैजुअली पूछा। एल्गर थोड़ा चौंका और आसपास देखने लगा। वो स्ट्रेंज स्नूपर कहाँ गया? सीएलएफ की आंखों के नीचे सूजन थी और उसकी ब्राउन आंखों में थकान और चिड़चिड़ापन साफ दिख रहा था। किसे पता, कोई साइन नहीं मिला। कुल मिलाकर मैं जल्द ही मूव करने वाला हूं, यहां रहना बहुत डेंजरस है। एल्गर ने राहत की सांस ली। अच्छा है, उसने एक पल के लिए रुककर कहा, मुझे अंदर बुला नहीं रहे एक कप के लिए? सीएलएफ ने बालों में हाथ फेरा और बोला, तुम जैसे आदमी जो सिर्फ हाई प्रूफ अल्कोहल ढूंढते हो फाइन माइन की कदर नहीं कर सकते। वो साइड में हट गया। एल्गर आराम से अंदर गया और एक नज़र में उसने पूरा घर स्कैन कर लिया। सीएल्फ का घर बाकी बैचलर्स की तरह गंदा और बिखरा हुआ नहीं था। चीजें साफ सुथरी रखी हुई थी और कहीं धूल नहीं थी। आखिर एक आर्टिजन होने के नाते उसे पैसे की कमी नहीं थी, बस उसकी जिंदगी में सीक्रेट्स रखना जरूरी था। इसलिए वो ज्यादा परमानेंट सर्वेंट्स नहीं रख सकता था। मजबूरी में उसे आर्ली पेड हेल्पर्स रखने पड़ते थे। अल्जर ने ड्राई सोचा, आर्ली हेल्पर्स मतलब साफ सफाई तो परफेक्ट होगी, बस लॉयल्टी वीकली बेसिस पर एक्सपायर। चारों तरफ नजर डालते हुए अल्जर को पिछले विजिट से कुछ भी अलग नहीं लगा। फर्नीचर बहुत सिंपल था, कोई महंगे सजावटी सामान, ऑयल पेंटिंग्स या स्कल्पचर्स नहीं, बिल्कुल एक आम आदमी के घर जैसा। बिल्कुल। अल्जर ये अच्छी तरह जानता था कि सीएल्फ असल में एक बड़ा अमीर आदमी है। उसे किसी डिसेंट इमेज की परवाह नहीं थी। वो सैकड़ों पाउंड्स एक लिमिटेड एडिशन वाइन पर खर्च कर सकता था या अपनी मिस्ट्रेस को एक पूरा घर गिफ्ट कर सकता था, लेकिन सोने की कढ़ाई वाले कटलरी, कार्पेट्स या मशहूर पेंटर्स की पेंटिंग्स पर एक पेनी भी बर्बाद नहीं करता। अ कप ऑफ सोनिया ब्लड वाइन। अल्जर ने चेहरे पर एक्सप्रेशंस बदले बिना कहा, लेकिन उसके शब्दों और बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि वो बस फ्री वाइन पीने आया है। सीएल्फ ने कंधे उचकाए। तो मैं लकी समझना चाहिए, मेरे पास लैंटी प्रूफ रखने की आदत नहीं है। वो लिविंग रूम के छोटे बार काउंटर पर गया, एक शानदार सोनिया ब्लड वाइन की बोतल निकाली और 2 ग्लास उलट दिए। अल्जर सोफा पर बैठ गया और गले पर हाथ फेरते हुए नेक पेन दूर करने जैसा नाटक किया। उसी बहाने उसने आराम से पूरे कमरे की छुपी हुई जगहों पर नजर दौड़ा ली। सीएल्फ घर सजाने में मेहनत नहीं करता था, इसलिए अल्जर का काम जल्दी खत्म हो गया। अचानक उसकी नजर थोड़ी दूर एक कबर्ड की ग्लास खिड़की पर टिक गई। उसके पीछे सूखी घास और फूल रखे थे। रेड रिम्ड फ्लावर्स, ब्लड मून फ्लावर्स, मंकी फेस्ड ट्री लीव्स। इन सब की एक खास बात थी। ये साउदर्न कॉन्टिनेंट में आम थे, लेकिन नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में लगभग मिलते ही नहीं थे। अल्जर ने ड्राई नोट किया, घर सिंपल है लेकिन डेकोरेशन स्मगलिंग वाइब्स दे रहा है। अल्जर ने चुपचाप नजर हटाई और सीएल्फ को वाइन और ग्लासेस लेकर आते देखा। ग्लास लेकर उसने समंदर की ताज़ा खबरों पर कैजुअली बातें की और देखते देखते आधी बोतल खत्म हो गई। ये देखकर अल्जर मुस्कुराया, अलविदा कहा और निकल गया। उसके जाने के 5 मिनट बाद सीएल्फ, जो चुपचाप बैठकर हल्की नशे की फीलिंग एंजॉय कर रहा था, अचानक उठ खड़ा हुआ। वो सीढ़ियों की तरफ गया और सेलर की ओर जाने वाला वुडन दरवाज़ा खोला। क्या उसे कुछ शक हुआ? नहीं। फिर भी ये जगह अब तुम्हारे रहने के लिए ठीक नहीं, तुम्हें जल्द से जल्द मूव करना होगा। मेरे कुछ कमीशन पूरे नहीं हुए। ज़रूरत नहीं, तुम उनसे दोबारा कांटेक्ट नहीं करोगे, तुम्हें एक नई जिंदगी मिलेगी। ठीक है। 2 बिल्डिंग दूर अल्जर किसी के गार्डन की बेंच पर बैठा था। उसने दाहिना हाथ कान पर टिकाया हुआ था और हवा के साथ आती वो बातचीत साफ सुन रहा था। वेस्ट बेरिन, बेहरिन हार्बर, एक आम से दिखने वाले घर के बाहर। सच में सिर्फ चर्च ऑफ नॉलेज के साथ तुम्हारे खराब रिश्ते की वजह से तुम मुझे यहाँ घसीट लाए, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन चाम मांगने के लिए?
डेनिस ने माथे से पसीना पोंछते हुए एंडरसन को देखा, घबराया हुआ। एंडरसन ने खुद पर हंसते हुए कहा, तुम इसे खराब मत कहो। तो हॉस्टाइल, डेनिस ने बीच में टोक दिया। एंडरसन ने उसे एक नज़र दी। तुम्हारे बॉक्सिंग लव के नेगेटिव इफेक्ट्स उतने आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। वो रुका और हंसते हुए बोला, ज्यादा सही वर्डिंग ये होगी, मैं और चर्च ऑफ नॉलेज वाले दोनों ही एक दूसरे से दूर रहना पसंद करते हैं। डेनिस ने बॉक्सिंग लव पकड़ते हुए उलझन में पूछा, पर चाम मांगूं कैसे? क्या मैं सीधे किसी ऑर्थोडॉक्स गॉड के क्लर्जीमैन के पास जाकर मिस्टिसिज्म वाली बात छेड़ दूं? वो तो मुझे तुरंत बंद कर देंगे। डेनिस अभी थोड़ा आवेश में था, लेकिन बेवकूफ नहीं था। एंडरसन ने हाथ ऊपर उठाए। सिंपल है, मेरा नाम ले देना, फिर कहना कि तुम वेस्ट बैरन किसी अर्जेंट काम से आए हो और तुम्हारे पास ड्यूटिनी सीखने का टाइम नहीं है, और तुम लोकल इंटरप्रेटर भी हायर नहीं करने की हिम्मत करते, इसलिए तुम उनसे हेल्प चाहते हो, कुछ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन चार्म्स। इस दौरान तुम्हें अपनी नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की कई लैंग्वेजेस की नॉलेज दिखानी होगी, ताकि प्रीस्ट समझें कि तुम लैंग्वेज सीख नहीं सकते इसलिए चार्म नहीं मांग रहे, तुम्हारे पास बस टाइम नहीं है। फिर वो तुम्हारा टेस्ट लेंगे, बस अच्छे मार्क्स ले आओ, चार्म्स मिल जाएंगे। टेस्ट, ये शब्द सुनते ही डेनिस के कनपटी में दर्द उठा। उसने मजबूर होकर मुस्कुराया। तुम खुद नहीं जा रहे क्योंकि तुम टेस्ट से डरते हो ना? वो बस कैजुअली कुछ बोलकर माहौल हल्का करना चाहता था, लेकिन उसे एंडरसन का चेहरा अचानक जड़ होता दिखा। डेनिस ने इंस्टेंट विक्ट्री महसूस की। आहा, वीकनेस डिटेक्टेड। लगता है तुम भी किसी चीज से डरते हो। डेनिस अंदर ही अंदर हंसा और एकदम कॉन्फिडेंट हो गया। डैनिट्स बड़े बड़े कदमों में उस साधारण से दिखने वाले घर में घुसा और अंदर जाकर उसे लगा जैसे ये कोई चर्च का प्रीचिंग हॉल नहीं, बल्कि क्लासरूम्स का मिक्स हो। यानी चर्च ऑफ नॉलेज का टिपिकल सेटअप नहीं था। फिर उसने एक बुजुर्ग आदमी को देखा, बाल सफेद, चेहरा झुर्रियों वाला। हालांकि उस बुजुर्ग ने चर्च ऑफ नॉलेज वाले क्लर्जी के रोब्स नहीं पहने थे, लेकिन जो स्कॉलरली वाइब उससे निकल रही थी, उसे देखकर डैनिट्स को पूरा भरोसा हो गया कि ये बंदा कम से कम बिशप लेवल का तो है ही। उसे अपने कैप्टन में भी ऐसा ही एहसास मिला था। हेलो देयर। बिना हुड लगाए आम आदमी जैसी ड्रेस पहनकर डैनिट्स मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। बुजुर्ग ने उसे शांत नजरों से देखा और धीरे से बोला, डैनिट्स। डैनिट्स वहीं जम गया। उसके दिमाग में एक साथ 100 सवाल दौड़ गए। ये मुझे जानता कैसे है? मेरा बाउंटी तो सिर्फ सी तक लिमिटेड है ना? ये मुझे पहचान कैसे गया? और साथ में एक छोटा सा पैनिक नोट, कहीं स्कूल में नाम याद रखने वाले टीचर की कैटेगरी वाला ना निकले। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन चार्म्स के लिए आए हो? हाँ। डैनिट्स ने स्तुस्त एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाया। उसे अचानक लगा कि इस आदमी के सामने उसके कोई सीक्रेट्स नहीं बचे। वो स्कॉलरली बुजुर्ग हल्के से सिर हिलाया। क्या तुम काटामिया और माई सैंचेस वाले रीजन्स में जाने वाले हो? हाँ। डैनिट्स अब भी खाली एक्सप्रेशन बनाए हुए था। बुजुर्ग ने अपनी पॉकेट से 4 ब्रास चार्म्स निकाले। ये 2 महीने चलेंगे, काफी होना चाहिए। डैनिट्स ने उन्हें ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ लिया और कुछ सेकंड बाद बोला, बस इतना? इतना सिंपल? टेस्ट कहाँ गया? तुम्हें नहीं चाहिए? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है। डैनिट्स ने तुरंत सिर हिलाया और दिमाग के रिएक्ट करने से पहले ही मुंह से निकल गया। आपको कैसे पता मैं कौन हूं और मुझे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन चार्म्स चाहिए? बुजुर्ग की आंखों में थोड़ी दया सी झलकी। वो धीरे से बोला, तुम्हारी कैप्टन ने मुझसे कांटेक्ट किया था। उसने कहा कि जब तुम शिप से उतरे तो उन्होंने तुम्हें कितनी बार बुलाया, तुमने सुना ही नहीं, सीधे हार्बर की ओर भाग गए। उसने तुम्हारे लिए कुछ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन चार्म्स तैयार भी किए थे। ये कहते हुए बुजुर्ग ने सिर हिलाया, जैसे किसी केयरलेस स्टूडेंट को देख रहा हो। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। कैप्टन इतनी मेटिकुलस है, लैंग्वेज बैरियर का सोल्यूशन ना सोचे ऐसा हो ही नहीं सकता। डैनिट को खुद को थप्पड़ मारने का मन हुआ। बुजुर्ग ने उसके चेहरे के भाव बदलते देख फिर पूछा, और तुम खुद ये मदद मांगने नहीं आए, सही? मैं तो तुम्हें ढूंढने के लिए डिविनेशन करने वाला था। हाँ, ये सब एंडरसन हुड का आइडिया था, डैनिट्स ने तुरंत कहा। बुजुर्ग एक सेकंड के लिए स्टन्ड हुआ और फिर उसका चेहरा काला पड़ गया। उसी समय बाहर पेड़ की छाया में एंडरसन आराम से बैठा था। उसने एक टहनी उठाकर घास के बीच की सूखी जगह पर कैजुअली चित्र बनाना शुरू कर दिया था। उसे पूरा भरोसा था कि वो बेकार हंटर चार्म्स ले आएगा। बस टेस्ट्स कितने होंगे यही फर्क था, क्योंकि बस इतना करना था कि वाइस एडमिरल एडविना एडवर्ड्स का नाम ले लेना था। जैसे ही उसने किंग ऑफ द नॉर्थ उलिसन का सिर पूरा बनाया, उसे अंदर से किसी जाने पहचाने कदमों की आवाज सुनाई दी। उसका हाथ थोड़ी देर रुका। उसने ऊपर देखा और दरवाजे की तरफ मुड़ा। वहां डैनिट्स खड़ा था, हाथ में पेपर्स का बड़ा स्टैक लिए हुए, चेहरे पर अजीब से मिक्स्ड इमोशंस। यू टेस्ट में फेल हो गए? एंडरसन ने सचमुच सिंपैथेटिक टोन में पूछा। उसे चार्म्स ना मिलने की कोई परवाह नहीं थी। डैनिट्स ने ब्लैंक फेस से सिर हिलाया। कोई टेस्ट ही नहीं था। टरा। एंडरसन पहले स्टंड हुआ, फिर तुरंत पूछा, कैप्टन ने हेल्प की? डैनिट्स ने छोटे से जवाब में कंफर्म किया और पेपर्स का स्टैक उसकी तरफ बढ़ाया। ये बिशप ने तुम्हें मैसेज देने को कहा है।
कि अ ट्रू हंटर सिर्फ इंस्टिंक्ट पर डिपेंड नहीं करता, ना ही सिर्फ प्रे की इन्फॉर्मेशन पर। उसे प्रे की साइकोलॉजी समझनी चाहिए और हर तरह की एडिशनल इन्फॉर्मेशन को यूज करना सीखना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन वो तुम्हें देना चाहता था। एंडरसन की एक्सप्रेशन एक सेकंड के लिए ट्विस्ट हो गई, फिर नॉर्मल होने की कोशिश की। उसने हंसकर कहा, अच्छा है, ज्यादा तो नहीं है। बैनेट्स के होंठ फड़के। वो बड़ी मुश्किल से हंसी रोके गंभीरता से बोला, ये सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट्स है। बिशप ने कहा है कि तुम्हें 2 साल में इसमें लिखी सारी किताबें पढ़ लेनी चाहिए। एंडरसन की मुस्कान वहीं जम गई। उसके ब्रेन ने तुरंत कैलकुलेशन किया, 2 साल, 500 चैप्टर्स, ग्लॉसरी भी है। मरना बेहतर है। डेसीबे, एस्कल्सन हार्बर। क्लेन एक आम सदर्न कॉन्टिनेंट टूरिस्ट की तरह ईस्ट बालम का टिकट खरीदा, हाइब्रिड स्टीम और सेल वॉरशिप पर चढ़ गया, जहां स्टेज हम के साथ हार्बर से निकला और बर्जक सी में घुस गया। रास्ते में क्लेन ने देखा कि लोअन किंगडम की देसी फ्लीट सेफ रूट पर पेट्रोल कर रही थी, ऐसिफ किसी चीज से गार्ड कर रही हो। क्लेन का इमीडिएट ड्राई थॉट, ग्रेट, नेवी भी नर्वस है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात नहीं है। लगता है बर्जक सी की एबनॉर्मल सिचुएशन ने लोअन मिलिट्री का ध्यान खींच लिया है। ऐसे में न्यूमिनस एपिस्कोपेट आसानी से इन वाटर्स की जांच नहीं कर पाएगा। हाँ, पूरी सी रूट पर फ्लीट नजर नहीं रख सकती। क्लेन कैबिन में खड़ा आउटसाइड सीनरी देखता हुआ सोच रहा था, तभी उसे स्टैग्ड इल्यूजरी प्रेयर सुनाई दी। वो तुरंत ग्रे फॉग के ऊपर गया और जांच की। प्रार्थना मिस्टर हैंगमैन की थी। उन्होंने मिस्टर फूल से रिक्वेस्ट की कि द हर्मिट को बता दिया जाए कि आर्टिजन किसी कल्ट या सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होने का शक है और उसे उसकी मदद चाहिए। आर्टिसन किसी कल्ट या सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होने का शक, और वो मदद द हर्मिट से मांग रहा है। सीधा द वर्ल्ड को क्यों नहीं बुला लेते? पता नहीं फ्यूचर शिप इस समय किस पानी में भटक रही है और वहां पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा। ऊपर से द वर्ल्ड तो टेलीपोर्ट भी कर सकता है। द हैंगमैन की प्रार्थना सुनते ही क्लाइंट के दिमाग में ऑटोमेटिक यही थॉट आया कि ये रिक्वेस्ट गलत डायरेक्शन में जा रही है और इससे मौका हाथ से निकल सकता है, बेवजह नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया। मिस्टर हैंगमैन डिटेल ओरिएंटेड है और काफी एक्सपीरियंस्ड भी। वो इतनी बेसिक गलती कर ही नहीं सकता। अगर उसने द वर्ल्ड की बजाय द हर्मिट की मदद मांगी है तो उसके पीछे सॉलिड रीजन होगा। क्लाइंट ने खुद को मेंटली थप्पड़ मारा। हाँ, शायद किसी को भी मुझसे बेहतर पता होगा कि खुद के जजमेंट पर भरोसा कब ना करना पड़े। मतलब मिस्टर हैंगमैन ने तय किया है कि मामला अभी इतना क्रिटिकल नहीं है कि तुरंत एक्शन लिया जाए। वो शायद पहले ऑब्जर्व करना चाहता है, ज्यादा क्लूज और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना चाहता है, और ऊपर से मैम हर्मिट ने पहले ही ऑफर किया था कि वो हेल्प करेगी। इसका मतलब शायद अभी उसके एक्टिविटी एरिया और मिस्टर हैंगमैन का एरिया ओवरलैप कर रहा है। अगर कुछ बड़ा हुआ तो वो सबसे तेज वहां पहुंच सकती है, या शायद क्या उसके पास भी टेलीपोर्ट जैसी कोई एबिलिटी है। क्लाइंट ने मॉर्टन टेबल पर उंगलियां टपकाईं और फैसला किया कि उसे मिस्टर हैंगमैन के एक्सपीरियंस पर भरोसा करना चाहिए। और ऑब्वियसली मिस्टर हैंगमैन ने डिटेल्स छुपाई थीं, इसलिए क्लाइंट अभी इन्वेस्टिगेशन या डिविनेशन से सच निकाल भी नहीं सकता था। क्लाइंट ने साई किया, वाह, इन्फॉर्मेशन विद होल्डिंग, मेरी फेवरेट चीज। नहीं, इन्हीं थॉट्स के बीच क्लाइंट ने द हैंगमैन की प्रेयर सीन को द हर्मिट के क्रिम्सन स्टार में पुश कर दिया। वो एडमिरल ऑफ स्टार्स के रिप्लाई का इंतजार ही कर रहा था कि अचानक द सन की स्टार सिकुड़ी और फैलने लगी, स्टैक्ड प्रेयर्स के साथ। सिटी ऑफ सिल्वर ने मोजोलियम एक्सप्लोरेशन में कुछ रिजल्ट्स पा लिए। क्लाइंट ने अंदाजा लगाया और स्पिरिचुअलिटी एक्सटेंड की। जैसा उसने सोचा था, लिटिल सन ने पूरी रिपोर्ट शुरू कर दी। 3 काउंसिल मेंबर्स ने मोजोलियम खोला। डेड रिलेटिव्स की सोल्स से सामना हुआ। अजीब रिवर जिसमें काउंटलेस क्रीचर्स थे। फॉर्मर चीफ का इनकम्प्लीट मिथिकल क्रीचर फॉर्म। पूरे शरीर पर वाइट फेदर्स। शेफर्ड लोविया ने एक शैडो अलग की और उन इल्यूजनरी ब्लैक ट्यूब्स तक पहुंचने की कोशिश की। कॉलिन इलियाड ने फेट साइफन चार्म यूज करके आउटकम बदल दिया। थिन इल्यूजनरी ब्लैक ट्यूब्स, वाइट फेदर्स पर लगा येलो ऑयल। ये तो वही चीजें हैं। हाँ, यही तो सीन था जो क्लाइंट ने एजिक के कॉपर विसल की अबनॉर्मैलिटी डिवाइन करते समय ड्रीम में देखा था। क्लाइंट का दिमाग तेजी से कनेक्ट करने लगा। जल्द ही उसके दिमाग में एक डेयरिंग थ्योरी बनी। सिटी ऑफ सिल्वर के फॉर्मर चीफ का म्यूटेशन शायद न्यूमिनस एपिस्कोपेट के आर्टिफिशियल डेथ प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। ये सुनने में बेकार और असंभव लगता है, क्योंकि सिटी ऑफ सिल्वर फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में आइसोलेटेड है। वहां पहुंचना सिर्फ जायंट किंग्स कोर्ट या बैटल रूइंस के जरिए पॉसिबल है। वहां तक सातों डेटीज की पहुंच नहीं होती। इन्फिल्ट्रेशन तो दूर की बात है। लेकिन इतनी सारी सिमिलैरिटीज को नजरअंदाज करना मुश्किल था, और लोविया की सस्पिशियस एक्शंस ने बाकी पॉसिबिलिटीज को एलिमिनेट कर दिया। क्लाइंट को शक हुआ, न्यूमिनस एपिस्कोपेट ने शायद आर्टिफिशियल डेथ एक्सपेरिमेंट में कुछ हद तक सक्सेस पा ली है। उन्होंने लगातार रिचुअल्स और हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स के ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए डेथ की बची हुई शक्ति पर रिवर्स इन्फ्लुएंस डाला, जिससे डेथ की एब्स्ट्रैक्ट यूनिकनेस में कुछ हद तक कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई है। मतलब जो एंटिटी पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट और टोटम थी, अब वो खुद को जिंदा करने लगी है, और अब वो लोअर सीक्वेंस बियॉन्डर्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अगर सर्टेन कंडीशंस पूरी हों तो वो ब्लैक फॉग में छिपा ऑब्जेक्ट थिन इल्यूजनरी ब्लैक ट्यूब्स एक्सटेंड करके टारगेट से कनेक्ट होता है, और ये मेथड शायद अंडरवर्ल्ड या डेथ डोमेन की किसी खास प्रॉपर्टी के जरिए फॉर सेकंड लैंड के आइसोलेशन बाईपास कर सकता है। इसलिए लोविया का जो शैडो था वो ट्रू क्रिएटर का दिया हुआ था।
उसका टारगेट था इन ट्यूब्स को फॉलो करके करप्टेड डेथ के रिमेन्स तक पहुंचना। शायद इसी तरह मदर ट्री ऑफ डिजायर ने पहले चेन्ड गॉड को रिप्लेस किया था और उसकी अथॉरिटी छीन ली थी। थैंकफुली सिटी ऑफ सिल्वर के करंट चीफ का दिमाग पूरी तरह क्लियर है। उसने पहले से ही प्लान बना लिया था कि लिटिल सन के पीछे मौजूद सीक्रेट एग्जिस्टेंस से मदद लेनी है। फेट साइफन चार्म यूज करके उसने ट्रू क्रिएटर की चाल सीधा चौपट कर दी। हाँ, टेक्निकली मैंने फिर से कॉस्मिक ईवल को ट्रिप कराया। लगता है सिटी ऑफ सिल्वर के दोनों पावरफुल सील्ड आर्टिफैक्ट्स प्यूरिफिकेशन में बेहद अच्छे हैं। वो उस शैडो को रोक सकते हैं जो डेथ के रिमेन्स को करप्ट कर सकती है। द फूल होने के नाते मैंने फिर से ट्रू क्रिएटर के प्लान में दखल दे दिया। बेशक ब्लेम तो अमोन पर जाएगा, क्योंकि वॉर्म ऑफ टाइम उसने ही कंट्रीब्यूट किया था। परफेक्ट। लिटिल सन के डिस्क्रिप्शन और अपनी इंटरफेरेंस को जोड़कर क्लाइंट को लगभग पूरा हिडन कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ गया जो सिटी ऑफ सिल्वर के एक्सप्लोरेशन के दौरान हुआ था। साथ ही उसे शेफर्ड एल्डर की मेंटल कंडीशन की पहली झलक भी मिली। लोविया के लिए वो थिन इल्यूजरी ब्लैक ट्यूब्स जो बाहर की दुनिया तक पहुंचती थीं, सिटी ऑफ सिल्वर के फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड से निकलने की एकमात्र आशा थी। इसलिए वो अपने एक्शंस को लेकर पूरी तरह श्योर थी। उसमें कोई रिग्रेट नहीं था। उसके लिए तो चीफ ही वो आदमी था जिसने उनके बचने की उम्मीद तोड़ दी। किसी के इविल काम करने से ज्यादा डरावना ये होता है कि कोई मार्टिया मेंटालिटी वाला व्यक्ति वो बुराई करे जिसे वो सही मानता हो। क्लाइन ने मन में गहरी सांस ली। जहां तक सवाल है कि लिटिल सन को मॉज़िलियम के अंदर की इतनी डिटेल कैसे पता, ये साफ है कि चीफ कॉलिन इलियाड ने कैजुअल बातचीत में उसे सब बता दिया था। अब डायरेक्ट ने बताया कि तीनों एल्डर्स ने एक स्पेशल सील्ड आर्टिफैक्ट हासिल किया। फॉर्मर चीफ की हड्डियों में फ्यूज्ड बियॉन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक। फॉर्मर चीफ जायंट पाथवे का था, सीक्वेंस 9 वॉरियर से लेकर सीक्वेंस 4 डीमन हंटर। फेरीमैन पोशन सीक्वेंस 3 डेथ पाथवे का था। दोनों बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ मिक्स होने से वो चीज नेचुरली बहुत वियर्ड और अनप्रिडिक्टेबल होगी। ऊपर से आर्टिफिशियल डेथ के इफेक्ट्स, फाइनल सील्ड आर्टिफैक्ट बेहद पावरफुल और नेगेटिव इफेक्ट्स भी उतने ही खतरनाक। रेसिपी, 2 पाथवेज, करप्शन, कॉन्शियसनेस, मिस्ट्री ऑयल, परिणाम इंस्टेंट नाइटमेयर। हाँ, जब ब्लैक इल्यूजरी रिवर का जिक्र हुआ था, जिन अजीब क्रीचर्स का वर्णन था वो शायद अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे। ये बस सक्सी में मैंने जो देखा उसके जैसा है, और मिस शैरन के मिस्टिकल आइटम के इफेक्ट के जैसा भी। इन्हीं थॉट्स के बीच क्लाइन ने सुना कि डेरिक एक मॉन्स्टर शेप शिफ्टर का जिक्र कर रहा है। डिस्क्रिप्शन सुनकर क्लाइंट को लगा कि शेप शिफ्टर्स माइट बी बिजारो बेन्स। उसने तुरंत जंक पाइल से एक गोल्ड कॉइन निकाला और डिविनेशन करके इस गेस को कंफर्म कर लिया। लिटिल सन की करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से उसके लिए उस सिटी जाकर उसे हंट करना पॉसिबल नहीं है। मुझे तब तक वेट करना होगा जब चीफ दोबारा द फूल से मदद मांगे या लिटिल सन के जरिए रिक्वेस्ट भेजे। कोई जल्दी नहीं है। मुझे अभी स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर भी नहीं मिला। क्लाइन ने हल्के से सिरे लाया। लिटिल सन ने फिर मिस्टर फूल से कहा कि वो इन्फॉर्मेशन मिस्टर वर्ल्ड तक पहुंचा दे, और साथ ही बताया कि उसके पास अब काफ़ी पॉइंट्स हैं और वो जल्दी ही सीक्वेंस 5 वैम्पायर के बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक ले पाएगा और 3-वे ट्रांजैक्शन पूरा होगा। इसीलिए उसने मिस्टर मून को तैयारी करने को कहा। फ्यूचर जहाज पर, जो रोस्टेड आके पेलेगो के पास धीमी गति से चल रहा था, एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटलिया ने मिस्टर फूल को धन्यवाद दिया, चश्मे को ठीक किया और कैप्टन्स कैबिन की विंडो खोलकर चिल्लाई, बयाम की तरफ मुड़ो। ऑर्डर देने के बाद उसने हल्की मुस्कान दी। आखिरकार उसे एक आर्टिजन के साथ लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन का मौका मिल रहा है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक प्रॉब्लम उभरी। अगर उसे इतनी आसानी से आर्टिजन की मदद मिल गई, तो फ्रैंकली जिसे अभी तक सीक्वेंस 5 पोशन फॉर्मूला नहीं मिला, कहीं ड्रूइड बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक को आइटम में बदलकर अपने रुके हुए एक्सपेरिमेंट्स आगे बढ़ाने की कोशिश न करे। वो अच्छा नहीं होगा। कैटलिया ने अनायास अपना माथा दबाया। लाइनर पर क्लाइन ने सारी जिम्मेदारियां निभाकर अब ट्रिप एंजॉय करना शुरू कर दिया। बरसक सी के अबनॉर्मल वेदर की वजह से जहाज ने ज्यादा लंबा और सिक्योर्ड सी रूट चुना था। साथ ही शाम को हालमन नाम के हार्बर पर रुकना था। क्लाइंट नीचे नहीं उतरा। वो अपर लेवल के रेस्टोरेंट में विंडो साइड टेबल पर बैठकर डिनर का इंतजार करता रहा। खाना आने से पहले वो कैजुअली बाहर रात का नज़ारा देखने लगा। तभी उसकी नज़र एक सस्पिशियस आदमी पर पड़ी, जो अपना सामान लेकर जहाज पर चढ़ने वाला था। वो सस्पिशियस इसलिए लगा क्योंकि उसने काला ओवरकोट और ऊंची टॉप हैट पहनी थी, और सबसे ज्यादा चेहरे को स्कार्फ से पूरी तरह ढका हुआ था। बस आंखें दिख रही थीं, और उन आंखों की नज़र हमेशा जमीन पर थी ताकि कोई उसके चेहरे का अंदाजा न लगा सके। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल ट्रैवलर, जीरो आई कांटेक्ट, फेस हिडन, मर्डर वाइब्स इंक्लूडेड।
क्लाइन के डिटेक्टिव एनिमेशंस देखने का जो अनुभव था, उसके हिसाब से कोई भी आदमी जो स्कार्फ से अपना चेहरा छुपाए, ओवरकोट पहनकर अपनी पहचान छुपाए, वो बहुत लाइकली शेडी होता है। ज़्यादातर ऐसे लोग कोई अनस्पीकेबल सीक्रेट हाइड कर रहे होते हैं, खासकर जब अभी विंटर भी नहीं है और बर्ज़र्ग सी में टेम्परेचर इतना कोल्ड नहीं होता। लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना? अगर कोई लॉक्ड रूम मर्डर मिस्ट्री भी हो जाए, सिरदर्द तो कैप्टन का होगा। मुझे बाद में ग्रे फॉग के ऊपर जाकर डिविनेशन कर लेनी चाहिए कि ये ट्रिप स्मूथ रहेगा या नहीं। क्लाइन ने मैटर को सीरियसली सोचा, लेकिन ज्यादा माइंड नहीं किया। उसने नजर हटा ली और वेटर द्वारा लाए गए देसी रोस्टेड फिश पर ध्यान दिया। क्लाइन इंटरनली प्रायोरिटी सस्पिशियस डेमीगॉड इग्नोर फिश यस। डिनर के बाद वो अपने कैबिन में गया और ग्रे फॉग के ऊपर डिविनेशन किया। रिजल्ट ये आया कि एनवायरनमेंट में कोई ड्रास्टिक बदलाव नहीं होगा और सब कुछ स्मूथली चलेगा। क्लाइन डेड पैन। डिविनेशन ने कहा स्मूथ, इसका मतलब कुछ विस्फोटक जरूर होगा। ये जानकर क्लाइन बिना कॉजिटेशन के पीसफुली सो गया और सुबह तक सोता रहा। स्टीम इंजन की विसिल के साथ लाइनर ने फिर से चलना शुरू कर दिया और हेलमन हार्बर छोड़ दिया। क्लाइन ने विंडो से हार्बर की तरफ देखा और वहां एक फिगर खड़ा दिखा। वो आदमी सफेद शर्ट और डार्क ब्लू कोट पहने था। उसकी नोज ऊंची, आईज गहरी बैठी हुई, लाइट ब्लू आईज, ब्राउन कर्ली बाल, पूरी वाइब घमंडी वाली। उसने नजर घुमाते ही सीधा उस लाइनर पर नजर टिका दी जिसमें क्लाइन था। तभी अचानक आसमान अंधेरा हो गया, जैसे कोई डोर पिच ब्लैक इल्यूजन लैंड की तरफ खुल गया हो। सीबेड से एक डेफनिंग टाइफून उठा, नीला मास ऊपर सर्ज हुआ। डार्क लाइटनिंग ऐसे चमक रही थी जैसे वॉइड में दरारें पड़ रही हों, बार बार खुलती और बंद होती हुई। इसने लाइनर और हार्बर पर मौजूद लोगों की विजन पूरी तरह ब्लॉक कर दी, जैसे दोनों अलग अलग वर्ल्ड्स में हों। बर्जर्ग सी ने फिर से अपनी असली हॉरर दिखा दी। लाइनर ना बच सकता था ना रेजिस्ट कर सकता था। वो बस सेफ सी रूट पर आगे बढ़ता रहा, जहां स्टॉर्म थोड़ा कम था। क्या कोइंसिडेंस है? शायद ये कोइंसिडेंस नहीं है। कैबिन की विंडो के पीछे खड़े क्लाइन ने पहले अंदर ही अंदर साय किया और ये कंक्लूड किया कि ये सडन अनोमली नेचुरल नहीं है। क्लाइन सरकास्टिक, किसी और को कभी स्मूथ ट्रिप क्यों नहीं मिलता? बस मुझे ही डिजास्टर अट्रैक्ट करना था। बर्जर्क सी का वेदर अचानक बदलना नॉर्मल था, लेकिन किसी एग्जैक्ट टाइम पर ऐसा होना सस्पिशियस था। डॉक पर जो आदमी था, क्या वो सस्पिशियस टूरिस्ट को ट्रैक कर रहा था और उस टूरिस्ट ने एक्सपोज होते ही वेदर बदल दिया ताकि वो लाइनर को जबरदस्ती निकलवा दे? क्लाइन ने ये कनेक्शन बनाकर अंदाजा लगाया। उसके दिमाग में एक और थॉट आया, और अगर सच में ऐसा है तो उस कार से चेहरा छुपाने वाला पैसेंजर शायद डेमीगॉड हो सकता है, या उसके पास ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट है। आखिर क्लाइन अपनी करंट स्ट्रेंथ और आइटम्स के साथ ऐसा वेदर चेंज ट्रिगर नहीं कर सकता जब तक वो सी गॉड सेप्ट यूज न करे। बेशक उसके पास एक और तरीका भी था, आजिक का कॉपर विसल फेंक दे और पूरा बर्जक सी पागल हो जाए। क्लाइन टेम्पटिंग। सीरियसली, मैं तो बस एक नॉर्मल टाइकून बनकर साउथ इंडियन जा रहा हूँ। डेमीगॉड लेवल की परस्यूट क्यों फीस करनी पड़ रही है? सीक्वेंस के हिसाब से मुझ पर बहुत दबाव है। क्लाइन ने खुद पर हंसते हुए ये सोचा और फिर लास्ट नाइट की डिविनेशन पर भरोसा किया। स्टॉर्म के बीच लाइनर एक रिलेटिवली काम स्ट्रेच से गुजर रहा था, आसपास अपोकलिप्टिक सीन्स के साथ। ज्यादातर टूरिस्ट बहुत काम थे, जैसे उन्हें इसकी आदत हो। सिर्फ कुछ फर्स्ट टाइम लोग कांप रहे थे और जो हाथ लगा उसे पकड़े हुए थे। समय बीतता गया और गेल और लाइटनिंग धीरे धीरे शांत होने लगे। आसमान थोड़ा उजाला हुआ। तभी डेक पर खड़े क्लाइन को स्पिरिचुअल परसेप्शन ट्रिगर हुआ। उसने सबकॉन्शियसली हेलमन हार्बर की तरफ देखा। डार्क ब्लू वेव्स के ऊपर व्हाइट क्लाउड्स के नीचे एक व्हाइट रेडियंट फ्लेम हाई स्पीड में उड़ती हुई आ रही थी। फ्लेम बड़ी हो गई और उसका रूप साफ होने लगा। वो एक विशाल फ्लेमिंग स्पीयर थी। वो स्पीयर आसमान चीरती हुई लाइनर के बो पर उतरी, लेकिन उसने कुछ इग्नाइट नहीं किया। बस आधी वुडन प्लैंक जला दी और फिर फैलकर एक फिगर में बदल गई। वो वही आदमी था जो हार्बर पर दिखा था, हाई नोज डीप आइज ब्लू आइज वाला। वो मिडिल एज लगता था। उसने धीरे धीरे एरिया सर्वे किया और वाइड आइड टूरिस्ट के बीच से गुजरता हुआ आगे बढ़ा। डुवेन डैंटिस यानी कि क्लाइन ने कन्फर्म कर लिया कि वो आदमी उसके लिए नहीं आया। उसने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली। एंट्री तो कमाल की है, डेमीगॉड जैसा ही लगता है। बस अब ये लड़ाई ना शुरू कर दें। अगर अनअवॉइडेबल भी हो तो कम से कम पास के सी में जाएं। ये शिप तो सह नहीं पाएगा। मैं टेलीपोर्ट करके बच सकता हूँ, लेकिन इन टूरिस्ट्स का क्या? मुश्किल से खुद को बचा पाऊंगा। क्लाइन ने हैबिचुअली अपने सीने पर क्रिम्जन मून का साइन बनाया और गॉडेस से ब्लेजिंग की प्रार्थना की। जैसे ही उसने ये सोचा, उसने देखा कि एक फिगर कैबिन से बाहर उड़कर डेक पर जोर से गिरा। वो वही सस्पिशियस टूरिस्ट था जिसने अपना चेहरा स्कार्फ से छुपाया। अब उसका आधा चेहरा दिख रहा था। नाक की टिप लाल, मुंह के आसपास घनी दाढ़ी और सलाइवा से भरी हुई। उसके ऑलमोस्ट त्रिकोण जैसे आंख प्योर हॉरर से भरे हुए थे। वो दोनों हाथों से डेक को पकड़कर पीछे की तरफ लगातार क्रॉल करता जा रहा था। किसने तुझे वो आइटम कैरी करने को बोला और ऐसी डिस्गाइज पहनने का कहा? कैबिन के एंट्रेंस पर हाई नोज और ब्लू आइज वाला मिडल एज्ड आदमी धीरे धीरे बाहर आया। उसकी आवाज भारी थी और वो इंटस में बोल रहा था।
सस्पिशियस टूरिस्ट ने जोर जोर से सिर हिलाया। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। वो भी बिल्कुल ऐसे ही कपड़े पहने था। उसने मुझे 100 पाउंड्स दिए कि मैं इस शिप से सदर्न कॉन्टिनेंट जाऊं और फिर अकेला वापस आ जाऊं। मिडिल एज्ड आदमी ने उसे बिना एक्सप्रेशन बदले ऐसे घूरा जैसे उसकी सोल को चीर रहा हो। इससे टूरिस्ट के पसीने छूट गए। उसका शरीर कांपने लगा। उसने दोबारा अटकते हुए वही एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन कुछ भी अलग नहीं था। आदमी ने नजर हटा ली और उसका पूरा शरीर सफेद चमकती आग में बदल गया। अगले ही मोमेंट वो एक विशाल फ्लेमिंग स्पीयर बन गया और हेलमन हार्बर की डायरेक्शन में उड़ गया। कुछ ही सेकंड्स में फ्लेमिंग स्पीयर दूर आसमान में गायब हो गया, सिर्फ एक चमकता सा बिंदु छोड़कर। पूरे टाइम शुरुआत के अलावा उस डेमीगॉड ने आसपास के टूरिस्ट पर एक नज़र तक नहीं डाली, जैसे वो उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। क्लाइंट सरकास्टिक। हाँ, हम बैकग्राउंड एनपीसीज हैं। समझ गया। सिंपल लेकिन काफी स्मार्ट चाल। किसी को खुद जैसा डिस्गाइज देके शिप पर चढ़ा दिया, फिर वेदर को कंट्रोल करके ऐसा सबूत बना दिया कि वो भी शिप पर है, लेकिन असल में वो पूरे टाइम हार्बर पर ही था। जैसे ही दुश्मन पीछा शुरू करे, वो तुरंत भागने की कोशिश कर सकता है। क्लाइंट ने समझते ही जजमेंट दिया। इससे उसे शक हुआ कि जिस पर पीछा हो रहा था वो शायद पहले कंस्पायरर, मजिशियन या कोई ऐसा बियॉन्डर रहा होगा जो ऐसी चालों में एक्सपर्ट हो। जहां तक उस आदमी की बात है जो बर्निंग व्हाइट स्पीयर बना, उसका एरोगेंस, इरिटेटिंग एटीट्यूड और इंटरेस्ट भाषा का यूज देखकर क्लाइंट को लगा कि वो शायद हंटर पाथवे का डेमीगॉड है। संभव है कि वो आयरन ब्लडेड नाइट हो। मुझे नहीं पता कि इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ। क्लाइंट ने सिर हिलाया और कैबिन में वापस चला गया। डेक पर टूरिस्ट्स तब जाकर होश में आए और धीरे धीरे सुपरनेचुरल चीजों पर फुसफुसाकर चर्चा करने लगे। एक इंसान फ्लेम में बदल सकता है और फ्लेम वापस इंसान में। इस शोर शराबे के बीच लाइनर सेफ सी रूट पर आगे बढ़ता रहा। मिडवे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ और आधी रात को एक और हार्बर पहुंच गया। हमेशा की तरह क्लाइंट नीचे नहीं उतरा। डर था कि कहीं फिर कुछ ना हो जाए। उसने अपना गोल्ड पॉकेट वॉच निकालकर खोला ताकि रेस्टोरेंट जाने का टाइम पता चल सके। अभी आधा घंटा बाकी है, क्लाइंट ने मन में कहा और विंडो से बाहर देखने लगा। इस वक्त कई टूरिस्ट जो इस हार्बर पर उतरने वाले थे अपना लगेज लेकर डॉक की तरफ जा रहे थे। नजर घुमाते हुए क्लाइंट की नजर अचानक एक फिगर पर रुक गई। वो आदमी ब्लैक बॉनेट पहने हुए था। उसके डार्क गोल्डन साइडबर्न्स थे, होंठ कस के दबे हुए, चेहरे के फीचर्स शार्प और क्लासिकल स्कल्पचर जैसे, बिना किसी रिंकल के। उसके पास कोई लगेज नहीं था और वो भीड़ के साथ डॉक पर उतरा और सड़क के कॉर्नर में गायब हो गया। क्लाइंट वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसकी बॉडी उसकी अपनी ना हो। उसने महसूस किया कि उसके खून की हर बूंद ठंडी पड़ गई है। उसके दिमाग में एक नाम बिजली की तरह उभरा, इंस जैंगविल। हार्बर की स्ट्रीट लैंप्स जल चुकी थीं। लाइनर की कई विंडोज भी उनसे मैच करती हुई रोशन थीं। ड्वेन दांतेस एक फर्स्ट क्लास कैबिन में अंधेरे और खामोशी में इंतजार कर रहा था। क्लाइंट बिना किसी एक्सप्रेशन के बैठा था। उसके दिमाग में कई तरह के थॉट्स घूम रहे थे। ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलैंड के बाद पहली बार मुझे इंस जैंगविल का कोई ट्रेस मिला है। वो डेमीगॉड शायद इंस जैंगविल का पीछा कर रहा था। उसकी चालें मेरी सोच से कहीं ज्यादा गहरी हैं। उसने किसी को खुद जैसा डिस्गाइज देकर शिप पर चढ़ा दिया और ईटम्स दिए ताकि ट्रैकर्स का ध्यान हट जाए, नहीं, बल्कि ताकि लोग सबकॉन्शियसली इस शिप को ऑप्शन से एलिमिनेट कर दें। वो शुरू से यही था। वेदर का अचानक बदलना शायद 008 से इंस जैंगविल ने किया था। इंटस का वो हंटर डेमीगॉड उसका पीछा क्यों कर रहा है? वो क्या प्लान कर रहा है? इन सब थॉट्स के बीच क्लाइंट ने एडवेंचरर की हारमोनिका निकाली और उसे बजाया। चुपचाप मिस मैसेंजर रेनिटे टिनेकर अपनी 4 सुनहरी रेड आइड हेड्स हाथ में लिए उसके सामने प्रकट हो गई। क्लाइंट ने मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। उसने तेजी से एक नोट लिखा। मिस्टर ड्वेन दांतेस ने बैसर्क सी के वाइट पॉइंट आइलैंड पर इंस जैंगविल का ट्रेस पाया है। लेटर को फोल्ड करके क्लाइंट ने उसे एक गोल्ड कॉइन के साथ मिस मैसेंजर को दे दिया। इसे बैकलैंड के 7 पिंस्टर स्ट्रीट वाले मेल बॉक्स में पहुंचा दो। रेनिटे टिनेकर के हाथ में पकड़ी चारों हेड्स एक साथ घूमी और उनकी 8 आइज क्लाइंट पर टिक गईं। उसने कुछ नहीं कहा और लेटर और गोल्ड कॉइन को दांतों से पकड़ लिया। बैकलैंड, नॉर्थ बरो। काली रात में क्रिम्सन मून बादलों के पीछे छिपा हुआ था। सिर्फ सड़क के दोनों तरफ लगे स्ट्रीट लैंप्स ही हल्की रोशनी दे रहे थे। रास्ता और आसपास के घरों के दरवाजे बैरली दिखाई दे रहे थे। 7 पिंस्टर स्ट्रीट का मेल बॉक्स लाइट और डार्क के बीच वाले कोने में चुपचाप पड़ा था,
जैसे ठंडी हवा में सो रहा हो। अचानक उसके मुंह से न्यूज़पेपर्स, बिल्स और अननोन लोगों के लेटर्स बाहर उछलकर निकले। इन चीज़ों को जैसे कोई इनविजिबल हैंड खींच रही थी। वो हवा में तैरते हुए डोर की तरफ गए और एक गैप से अंदर घुस गए। घर के अंदर फॉयर में न्यूज़पेपर्स अपने आप खुलकर तेजी से पलटने लगे। फिर वो कैजुअली एक चेयर पर घिर गए, पहले से पड़े न्यूज़पेपर्स के ऊपर ढेर बनाते हुए। बिल्स और लेटर्स लिविंग रूम की तरफ उड़ते चले गए। बिल्स वहीं रुक गईं और कुछ झटकों के बाद कॉफ़ी टेबल पर सीधी लाइन में सज गईं। लेटर्स के एनवेलप्स अपने आप उतर गए और अंदर के लेटर्स हवा में खुलकर लटक गए। कुछ देर बाद उनमें से कुछ लेटर्स फर्स्ट फ्लोर के स्टडी में मौजूद एक रैक पर जा गिरे। कुछ ने खुद को काटने के लिए सिजर्स पकड़ लीं। फिर वो ऑर्डरली वॉशरूम की तरफ बढ़े और टॉयलेट में फेंक दिए गए। ऊश! टॉयलेट का मैकेनिकल फ्लश अपने आप दबा और कागज के टुकड़ों को सीवर में बहा दिया। सेवन पिंस्टर स्ट्रीट फिर से शांत हो गया, एकदम ऐसा जैसे वहां कोई रहता ही नहीं हो। सदर्न कॉन्टिनेंट, ईस्ट बालम, कोलेन सिटी। लेनॉर्ड मिचेल, जो अभी भी पहुंचा था, लोकल चर्च ऑफ एवरनाइट द्वारा अरेंज किए गए रेजिडेंस में आराम कर रहा था। अचानक उसके दिमाग में वो थोड़ी उम्रदराज आवाज गूंजी। पंख, तेरे पास एक इंपॉर्टेंट लेटर आया है। कौन सा लेटर? लेनर्ड ने धीरे से पूछा, लेकिन उसे पहले से अंदाजा था। सेवन पिंस्टर स्ट्रीट पर बिना परवाह किए इंपॉर्टेंट लेटर भेजने वाले सिर्फ एक नहीं, दो लोग थे, क्लाइन मोरेटी और ड्वेन डांटेज। और ओल्ड मैन पले ज़ोरोआस्टर, बर्ज़र्क, सी और आधे नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के डिस्टेंस के बावजूद लेटर्स इतनी क्लियरली कैसे पढ़ सकता है? इसके बारे में लेनर्ड के पास बस एक अनुमान था, क्योंकि उसने पहले उसे एक स्पेक्टर पकड़ने में मदद की थी। उसका थ्योरी ये था, ओल्ड मैन ने जरूर किसी वर्म ऑफ टाइम को स्पेक्टर पर पैरासाइट किया होगा, जिससे वो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में उसकी आईज, ईयर्स और माउथ बन गया। तभी पलेज ने जवाब दिया, वो क्लाइन मोरेटी का है। उसने लिखा है कि जब ड्वेन डांटे सदर्न कॉन्टिनेंट जा रहा था, उसे बर्जर्क सी के वे पॉइंट आइलैंड पर इनसे जैंगविल का ट्रेस मिला। लेनर्ड तुरंत चुप हो गया, उसका मुंह खुला रह गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। काफी देर बाद उसने थोड़े भारी स्वर में बुदबुदाया, एज एक्सपेक्टेड, वो बदले की बात नहीं भूला। मैं क्या कर सकता हूँ? तू क्या कर सकता है? अगर इनसे जैंगविल के पास 008 ना भी हो, तब भी तो उसका सामना करने लायक नहीं है। उसे बस अपनी मिथिकल क्रीचर फॉर्म दिखानी है और तू वहीं लूज कंट्रोल होकर पागल हो जाएगा। तेरे बदले का चांस 0 है। यही गॉडहुड का क्वालिटेटिव डिफरेंस है। उसने हल्की हंसी के साथ जोड़ा, शुक्र है कि तू अब खुद को पहले से बेहतर समझता है। पहले तो तू तुरंत बोल देता कि चर्च को इन्फॉर्म करेगा और उनके साथ परस्यू करेगा। अब तू पूछ रहा है कि तू कर क्या सकता है। उसने कुछ पल तक बोलने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार चुप ही रहा। पलेज ने आगे कहा, अभी तू सिर्फ इतना कर सकता है कि क्लाइन मोरेटी को कुछ इन्फॉर्मेशन दे, उसके जवाब का इंतजार कर, फिर उसके प्लान के हिसाब से मदद कर। लेनर्ड थोड़ा स्टंट होकर पूछा, तो चर्च को इनसे जैंगविल की लोकेशन बताने का बहाना भी नहीं बनाना चाहिए? पलेज ने चकल किया, जल्दी मत कर। 008 अपने पोजेसर की डेथ एंजॉय करता है, लेकिन उससे ज्यादा वो सील्ड होना नापसंद करता है। जैसे ही तू चर्च को इन्फॉर्म करेगा और चेस शुरू होगी, 008 तुरंत जान जाएगा और स्टेप्स लेगा। इसके बारे में तुझे क्लाइन मोरेटी को वॉर्न करना होगा। लेनर्ड थोड़ा शॉक्ड होकर पूछा, ओल्ड मैन, तुम 008 को काफी अच्छी तरह जानते हो। पहले तो ऐसा नहीं लगता था। पलेज ने हंसते हुए कहा, ऑफकोर्स, फोर्थ ईपॉक में 008 ने एक एंजल की डेथ का कारण बना था। मैं ज्यादा बता नहीं सकता, क्योंकि जितना तू उसके बारे में जानेगा, उतना ही वो तुझे भी जानने लगेगा, और फिर तू उसकी स्टोरीज का एक कैरेक्टर बन सकता है। ओल्ड मैन की इन वेग बातों ने लेनर्ड को 008 की असली डरावनी नेचर का एहसास करा दिया। ये उसकी मिस्टिसिज्म नॉलेज से कहीं आगे था। सोच विचार करने के बाद लेनर्ड ने अपने हैबिट के हिसाब से पूछा, तो मैं क्लाइन मोरेटी को हिंट कैसे दूं ताकि 008 को पता ना चले, या फिर अगर उसे पता भी चले तो सिर्फ बहुत सुपरफिशियल नॉलेज मिले, जिससे मैं बस स्टोरी का एक बायस्टैंडर बन जाऊं। लेनर्ड का अंदरूनी पैनिक। बैकग्राउंड कैरेक्टर बनना सडनली बहुत अपीलिंग लग रहा है। ये कहते ही उसने हाथ जोड़ लिए और दांत भींच लिए। ओल्ड मैन के जवाब देने से पहले ही वो खुद बोल पड़ा, इनडायरेक्ट हिंट, मैं उसे लिख दूं कि अभी के लिए मैं चर्च को इन जैंगविल की लोकेशन नहीं बताने वाला। मुझे भरोसा है कि वो हालात देखकर समझ जाएगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। पैलेस के एक्सप्रेशन में एक इनविजिबल स्मर्क होता तो, ऑप्टिमिस्टिक हो तुम, और बस ये लिख देना कि वंस यू नो इट, इट विल ऑल्सो नो यू, बिना 008 का नाम लिए। ये क्लाइंट के लिए काफी होगा समझने के लिए कि बात किस तरफ इशारा कर रही है। पैलेस ज़ोरोएस्टर ने सुनकर हंसते हुए कहा, ह्यूमंस प्रेशर में ही ग्रो करते हैं। लेनर्ड ने सांस छोड़ी, सीधा होकर बैठा, पेन और पेपर निकाला और अपने विचार लिख डाले। फिर उसने तुरंत एक रिचुअल सेट किया और गवर्नमेंट स्पैरो की मैसेंजर को समन किया। बर्जर्क सी, वे पॉइंट आइलैंड, हार्बर पर डॉक्ड लाइनर पर। कई टूरिस्ट उतर नहीं रहे थे। वो नीचे वाले डेक के केबिन्स में सिमट के बैठे हुए थे।
उम्मीदों से भरी नई जिंदगी शुरू करने के लिए सदर्न कॉन्टिनेंट पहुंचने का इंतजार करते हुए उन्होंने बहुत मेहनत से कुछ दिन के शिप फेयर के लिए पैसे बचाए थे। वो लोएन से थे और मजबूरी में इतने रिस्क ले रहे थे। लेकिन क्लाइन, जो टाइकून ड्वेन डांटिस का रोल निभा रहा था, उनके जैसा नहीं था। वो एक स्पेशियस, साफ, लगभग लग्जूरियस फर्स्ट क्लास केबिन में रह रहा था। कैंडल लाइट में बैठकर उसने रिने टिनिकर द्वारा लाया हुआ लेटर खोला। विल नॉट बी इन्फॉर्मिंग द चर्च ऑफ इंस जैंगविल्स लोकेशन फॉर द टाइम बीइंग। अगर सोर्स डेंजरस भी हो, फिर भी लेनर्ड के लिए ऐसा करना इम्पॉसिबल नहीं है। वो रेड ग्लव्स में रिवेंज लेने के लिए ही शामिल हुआ था। ये सोचते हुए क्लाइंट ने आगे पढ़ा, वंस यू नो इट, इट विल ऑल्सो नो यू। अचानक क्लाइंट रुक गया। क्लाइंट का ब्रेन, वेट, नो, ये लाइन उसे बहुत फमिलियर लग रही है। ये ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर की तरह है, जैसे ही उसका जिक्र करो उन्हें पता चल जाता है। तो 008 स्पेक्टेटर पाथवे का सील्ड आर्टिफैक्ट है। लेनर्ड चर्च को इन्फॉर्म इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो इस चीज में फंसा हुआ है। वो बेहतर मौके का इंतजार कर रहा है। शायद ये उसके शरीर में मौजूद ग्रैंडपा ने बताया होगा। क्लाइंट ने थॉटफुली सिर हिलाया और थैंकफुल फील किया कि उसने कुछ देर पहले रिने टिनिकर से मदद नहीं मांगी थी। और सबसे बड़ी बात, मैंने अभी कोई तैयारी नहीं की है। अगर मैं सिर्फ हायर्ड हेल्पर पर डिपेंड रहूंगा तो 008 शायद पहले से प्लान डिटेक्ट करके कोइंसिडेंसेस क्रिएट करके सब अरेंज कर देगा। क्लाइंट ने चुपचाप सांस ली और महसूस किया कि उसे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन कहाँ से शुरू करे ये समझ नहीं आ रहा था। स्ट्रेंथ बढ़ाने के एंगल से देखें तो बिजारोबेन और स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर के इंग्रेडिएंट्स सिटी ऑफ सिल्वर के चीफ की सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट और मिस मैजिशियन को कोऑर्डिनेट्स मिलने पर डिपेंड थे। ये सारी चीजें एक्सटर्नल फैक्टर्स पर टिकी थी जिन्हें क्लाइंट फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकता था। एक ही रास्ता था, मैरियोनेट पोशन को जितना जल्दी हो सके डाइजेस्ट करना। एक्टिंग प्रिंसिपल्स समझना काफी था, अब असली इम्प्लीमेंटेशन जरूरी थी। इसलिए क्लाइंट को लगा कि उसे जल्दी से 2 मैरियोनेट्स चाहिए। पहले वो इसलिए डिले कर रहा था क्योंकि बैकलैंड में सर्वेंट्स के बीच मैरियोनेट्स छुपाना मुश्किल था, और अब वो सदर्न कॉन्टिनेंट पहुंचने वाला था। तो उसने फैसला किया, कोई भी ईविल क्रिमिनल जो फांसी का हकदार हो उसे पहले मैरियोनेट बना लेगा जब तक बेटर रिप्लेसमेंट ना मिले। शायद एक ऑर्डिनरी मैरियोनेट से कोई मुश्किल टास्क पूरा करना डाइजेशन फास्ट कर देगा। है, अब मेरे मैरियोनेट स्टैंडर्ड्स लोएस्ट लेवल पर आ गए हैं। बस डुटेनीज आना चाहिए। इससे इंटरप्रेटर हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सेंसेस शेयर कर सकता हूँ। क्लाइंट ने तुरंत ये प्लान बनाया और तय किया कि वो एडवांस्ड प्लान बनाकर लेनर्ड को लिखेगा। ईस्ट बालम, कोलेन सिटी। क्लाइंट अपना लगेज लेकर डॉक पर उतरा। फाइनली सदर्न कॉन्टिनेंट की जमीन पर कदम रखते हुए टेरेस पर बनी सिटी को देखते हुए उसने मन ही मन कहा, इस जगह से जाते वक्त मेरे पास 2 मैरियोनेट्स होने चाहिए। और उससे पहले उसे एक काम करना था, मिलिट्री द्वारा लगाए गए उन फॉलोअर्स से छुटकारा पाना। वो दोनों स्पाइंग में अच्छे थे, लेकिन क्लाइंट के लिए वो रात में चमकते हुए जुगनुओं जैसे ऑब्वियस थे। क्लाइंट ड्राई ऑब्जर्वेशन, स्टेल्थ स्किल 0, कॉन्फिडेंस 100। क्योंकि चाहे वो कितना भी डिस्गाइज कर लें, क्लाइंट अपनी फेसलेस की ऑब्जर्वेशन एबिलिटी और मनुष्य के फेशियल फीचर्स की मेमोरी से उन्हें इंस्टेंटली पहचान लेता था। कोलाइन सिटी की ज्यादातर बिल्डिंग्स ऐसी पाथ्स पर बनी थीं जो ऊपर की तरफ स्पाइरल होती जाती थी। बीच बीच में स्क्वायर्स या छोटे टाउन्स जैसे खुले समतल हिस्से मिल जाते थे। क्लाइंट ने अपना लगेज उठाया और एक सीयर की स्पिरिचुअल इंट्यूशन पर रैंडमली एक डायरेक्शन चुनकर आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे एक काफी लाइवली बार दिख गया। सड़कों पर ज्यादा कैरेजेस नहीं थीं, रेंटल वाली तो और भी रेयर थीं। ईस्ट बालम में सबसे पॉपुलर ट्रांसपोर्टेशन का तरीका था कॉफिन। ये उनकी डेथ वर्शिपिंग ट्रेडिशन से निकला था। लोग कॉफिन्स को शांति और सुकून देने वाली चीज मानते थे। इसीलिए क्लाइंट ने कई लोगों को काला कॉफिन उठाया उसके पास से गुजरते हुए देखा। उनके लिड्स हल्के होते थे, लगभग कैरेज डोर जैसे, जिन्हें कभी भी खोला जा सकता था। वो 2, 4 या 8 लोगों द्वारा उठाए जाते थे, या फिर हॉर्सेज या सिंगल हॉर्न गोट्स द्वारा खींचे जाते थे। ये ट्रेडिशन रात में तो काफी हॉरिफाइंग लगता होगा, दिन में भी ज्यादा अच्छा नहीं है। पूरी सिटी का माहौल डार्क और क्रीपी लगता है। क्लाइंट ने आसपास का सीनरी देखते हुए स्क्वायर में कदम रखा। बाईं तरफ लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स का कैथेड्रल था और दाईं तरफ रेस्टोरेंट्स और बार्स। जैसे ही वो रुका, 4 लोगों द्वारा उठाया जा रहा कॉफिन भी नीचे रख दिया गया। लिड खुला और अंदर बैठा पैसेंजर बाहर निकला। वो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट स्टाइल का एक जेंटलमैन था, व्हाइट शर्ट और ब्लैक वेस्ट पहने हुए। उसने अपनी फॉर्मल कोट आर्म पर टांगी हुई थी, जिसे उसने कॉफिन से बाहर निकलने के बाद ही पहना। फिर क्लाइंट ने उस आदमी को सीधे लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स कैथेड्रल की तरफ जाते हुए देखा, जहां वो अंदर चला गया। ये काफी अजीब लगता है। चर्च ऑफ स्टॉर्म्स कॉलोनीज की ट्रेडिशंस को बदलने और लोएन की ट्रेडिशंस जबरदस्ती लागू करने में तो बहुत आगे रहती है।
तो फिर ईस्ट बालम में ऐसा क्यों नहीं करती? क्या इसलिए कि डेथ पाथवे और एवरनाइट पाथवे एक दूसरे से ज्यादा मिलते जुलते हैं? शायद चर्च ऑफ स्टॉर्म्स डेथ वर्शिप ट्रेडिशंस को थोड़ा प्रिजर्व करना चाहती है, ताकि चर्च ऑफ एवरनाइट का इन्फ्लुएंस कम हो। क्लाइन ने सोचा और फिर दाईं तरफ की बिल्डिंग्स की तरफ मुड़ गया एक बार में जाने के लिए। इस तरह का अनुभव करने के बाद उसे समझ आ गया कि इतिहास की किताबों में एंशिएंट बालम एम्पायर की ड्रेसिंग स्टाइल ऐसी क्यों लिखी होती थी। उन्हें ट्राउजर्स पहनना पसंद है, हल्के और एरी। उन्हें क्रीजेस खूबसूरत लगती है। क्या ये इसलिए है ताकि कॉफिन में लेटना आसानी से हो सके जब वो बाहर हों? क्लाइन हंसा और हैवी वुडन डोर खोलकर अंदर चला गया। ड्रंकर्ड्स के बीच से निकलता हुआ वो बार काउंटर की तरफ बढ़ा। उधर मिलिट्री के 2 फॉलोअर्स ने जानबूझकर ड्वेन डांटेस से दूरी बना ली थी ताकि पकड़े ना जाएं। वो दरवाजे के पास पहुंच गए। इसी छोटे से मौके का फायदा उठाते हुए क्लाइन अचानक डायरेक्शन बदलकर भीड़ में ऐसे घुसा जैसे पानी में मछली, और बार के बैक डोर की तरफ बढ़ गया। भले ही उसे डुटैनीज नहीं आती थी, लेकिन वो साइंस पर बने ड्राइंग्स पढ़ सकता था और उसे पता था कि वॉशरूम्स और डिस्ट्रिक्टेड एरियाज कहाँ हैं। डोर से बाहर, नज़र से दूर एक ब्लाइंड स्पॉट में पहुंचकर क्लाइन ने जल्दी से अपना कोट उतारा और आर्म पर टांग लिया। फिर अपनी गोल्डन केन के साथ उसने दाईं ओर हाथ से अपना चेहरा ढक लिया और चलने की पेस धीमी कर दी। फिर उसने डायरेक्शन बदलकर बार के एंट्रेंस की तरफ बढ़ना शुरू किया। कोट उतारने वाली जगह से करीब 10 मीटर दूर पहुंचने पर उसने हाथ नीचे कर लिया और अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। वाइट साइडबर्न्स, डीप आईज, एलिगेंट डिमीनर, सब गायब। अब उसके कॉमन लोवेनिस फेस थी जो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में कहीं भी दिख जाए। लगेज और केन पकड़े क्लाइन आराम से उन मिलिट्री फॉलोअर्स के पास से गुजर गया। क्योंकि वो ड्वेन डांटेस को ढूंढ रहे थे, उन्होंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और वो बार से बाहर निकल गया। ट्रैकिंग और एंटी ट्रैकिंग, फेसलेस की दोनों स्पेशलिटीज। स्क्वायर में वापस आकर क्लाइन एक स्लोप्ड एली की तरफ मुड़ गया जो ऊपर जा रही थी। वो कहीं और होटल ढूंढने वाला था। जैसे ही वो एक डेजर्टेड रास्ते पर पहुंचा, उसे अचानक एक औरत की घबराई हुई चीख सुनाई दी। आवाज बस एक पल भर ही रही, फिर अचानक बंद हो गई। भले ही उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही थी, लेकिन क्लाइन उसकी आवाज में डर, दहशत और घबराहट साफ महसूस कर सकता था। इसलिए उसने डायरेक्शन बदलकर एक और सक्रिय और डेजर्टेड ट्रेल में कदम रखा। 10 सेकंड से भी कम समय में उसने एक लोकल आदमी को देखा, लगभग 30 साल का था, जो एक 13-14 साल की लड़की को एक सिक्लूडेड कॉर्नर में दबाकर उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। उसकी स्किन ब्राउनिश थी और फेशियल फीचर्स काफी सॉफ्ट थे। क्लाइन ने एक नज़र डाली और अपनी पेस धीमी करते हुए पास के शैडोज में रुक गया। लड़की का चेहरा डर से पूरी तरह विकृत था। वो कितना भी स्ट्रगल कर रही थी, छूट नहीं पा रही थी और उल्टा उसे मार भी पड़ रही थी। उसके आंसू और नाक बह रहे थे, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, वो बस मफल्ड आवाजें निकाल पा रही थी। उसी समय उसे महसूस हुआ कि उस आदमी की कोशिशें उसके कपड़े उतारने की अचानक धीमी हो गई हैं। वो समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। उसने अनायास उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें फैल गई थी, फेशियल मसल्स अजीब तरह से हिल रहे थे, लेकिन वो कोई एक्सप्रेशन नहीं बना पा रहा था। फिर उसके हाथ पांव झटके ले रहे थे और रुक रुक कर वही करते रहे, लेकिन लड़की आसानी से उन्हें अवॉइड कर पा रही थी। लड़की ने इंस्टिंक्टिवली उसे धक्का दिया और सरप्राइजिंगली वो धक्का काम कर गया। वो तुरंत उठकर भागी, लेकिन उसके पैर कमजोर हो गए। कुछ कदम बाद वो पत्थर से ठोकर खाकर लगभग गिर ही जाती। उस वक्त लड़की ने अपने पीछे कदमों की आवाज सुनी। घबराहट में उसके हाथ पांव फंस गए और वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन लगभग तुरंत ही कदमों की आवाज अचानक बंद हो गई। लड़की ने सबकॉन्शियसली पीछे मुड़कर देखा तो वो रॉटन एग उससे 2 मीटर दूर खड़ा था। उसके जॉइंट्स ऐसे अजीब तरीके से हिल रहे थे जैसे उन पर जंग लग गया हो। ये क्या हो रहा है? लड़की को लगा जैसे वो किसी नाइटमेयर में फंस गई है। वो ब्राउन स्किन्ड आदमी कुछ देर तक तड़पता रहा, फिर शांत हो गया। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने ड्यूटनीज में कहा, आगे चलकर जब भी मेरे जैसा कोई मिले, तुरंत सबसे पास वाले कैथीड्रल या ऐसी जगह जाओ जहां बहुत लोग हों। लड़की 1 सेकंड के लिए स्टन रह गई, फिर जोर से चीखी। वो मुड़कर जितनी तेजी से भाग सकती थी भागी। बिना सोचे उसने उसी डायरेक्शन का चुनाव किया जहां स्क्वायर और कैथीड्रल था। जब वो डेजर्टेड जगह फिर से शांत हो गई, ब्राउन स्किन्ड आदमी ने पास के शैडोज की तरफ देखा जहां से क्लाइन बाहर आया, एक नया मेरियोनेट। उसका शरीर इनफ स्ट्रांग नहीं है, एजिलिटी भी कम है, उसके पास कोई बियॉन्डर पावर्स नहीं है और ऊपर से दिखने में भी काफ़ी डरावना लगता है। ड्यूटनीज जानने के अलावा ये पूरा बेकार है, क्लाइन ने ठंडे दिमाग से इवैल्यूएट किया। अगर ये क्राइम करते हुए ना मिलता और मुझे लोकल लैंग्वेज की ज़रूरत ना होती तो मैं इसे यहीं दफना देता। उसने अपने पुराने मेरियोनेट एडमिरल ऑफ ब्लड सेन्योर से कंपेयर किए बिना नहीं रहा। सेन्योर एक रेत था और मिरर ब्लिंक कर सकता था। वो गोल्ड कॉइन्स और रिफ्लेक्टिव सर्फेसिस में छिप सकता था। मुझे कभी चिंता नहीं करनी पड़ती कि कोई उसे देख लेगा। उसके पास शरीक और दूसरों को पजेस करने की एबिलिटी भी की।
मेरोनेटिस के साथ मिलकर परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और सबसे ज़रूरी बात, उसे ड्यूटेनीज भी आती थी। इस मेरोनेट और सेन्योर की कंपैरिजन ऐसे है जैसे एक पेनी और 42,000 गोल्ड पाउंड्स में फ़र्क। मुझे इसका नाम भी नहीं पता, और मैं सिर्फ पावर्स के जरिए इसके सुपरफिशियल थॉट्स ही महसूस कर सकता हूँ। जब तक ये किसी परिचित व्यक्ति या चीज़ से न टकराए, इससे डीप मेमोरीज निकालना नामुमकिन है। तभी स्पिरिट में कुछ बदलाव होगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी। चलो इसे आफू बुला देता हूँ। नहीं, वो बहुत चाइनीज लग रहा है। ओफ ही सही। क्लाइन ने अपनी टेम्पल्स रगड़ी और एक गहरी सांस ली। उसे इस नए मेरोनेट ओफ के साथ यहाँ से निकलना था, इससे पहले कि वो लड़की क्लर्जीमैन को लेकर वापस आ जाए। ज्यादा समय नहीं लगा। ओफ की ट्रांसलेशन मदद से क्लाइन को कोलाइन सिटी डू फ्लरिश और बैकवर्ड हिस्से की बॉर्डर पर एक इन मिल गया। यहाँ किसी आइडेंटिटी प्रूफ की जरूरत नहीं थी। भले ही क्लाइन ने अपना रूप एक लोकल जैसा बदल रखा था। यहाँ तो सी साइड कॉलोनी से भी कम एडमिनिस्ट्रेशन है। क्लाइन ने अपना लगेज रखा और अपने साथ लाए ज्यादातर पैसे ग्रे फॉग के ऊपर भेज दिए, सिर्फ 50 पाउंड डेली खर्चों के लिए रखे। अब जब वो बरसर्क सी पार कर चुका था और किसी अनोमली का डर नहीं था, उसने कॉपर विसल और आयरन सिगार केस ग्रे फॉग से नीचे उतार लिए ताकि मिस्टर एजिक उसे आसानी से लोकेट कर सकें। ये सब खत्म करने और लाइनर पे डिनर करने के बाद अब उसके पास समय था कि वो अपना दूसरा मेरियोनेट खोजे और उसे कैसे ढूंढना है। कोलाइन सिटी की ज्यादा जानकारी ना होने की वजह से सीयर होने के ट्रेड्स और मिस्टिसिज्म का इस्तेमाल सबसे अच्छा तरीका था। ओव को साथ लेकर वो इनसे बाहर निकला। क्लाइन ने डॉनिंग्समैन ट्री की एक टहनी तोड़ी और उसे डाउजिंग रॉड की तरह इस्तेमाल किया। कॉजिटेशन में डूबकर उसने बुदबुदाया, लोकेशन ऑफ माई न्यू मेरियोनेट। खामोश माहौल में ठंडी आंखों की अनगिनत जोड़ी जैसे इनकॉर्पोरिल और कॉर्पोरिल बाधाओं को भेदकर उस डाउजिंग रॉड पर टिक गई। टहनी जमीन पर गिरकर एक डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रही थी। थोड़ा आगे बढ़कर उसने एक और डिविनेशन किया और नए रेवलेशन को फॉलो किया। 7-8 टर्न्स के बाद वो स्टीव स्टेयरकेस पर पहुंच गया। ये स्टेयरकेस कोलाइन की कई सड़कों को जोड़ती थी। ऊपर तक देखने के लिए सिर उठाना पड़ता और वहां कोई नहीं था। डिविनेशन के रेवलेशन यहाँ पॉइंट कर रहे हैं, फिर यहाँ कोई है क्यों नहीं? क्या रिजल्ट इनएक्यूरेट है क्योंकि मैंने ग्रे फॉग के ऊपर डिविनेशन नहीं किया? लेकिन मैं सीक्वेंस 5 मेरियोनेटिस्ट हूँ। मेरी डिविनेशन एबिलिटीज हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स के बाद बेस्ट होनी चाहिए। क्लाइन ने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन कोई टारगेट नहीं मिला। कुछ देर सोचकर वो स्टेयरकेस के नीचे वाले स्टेप की शैडो में बैठ गया और बोर्डम में इंतजार करने लगा, भले ही उसे खुद भी भरोसा नहीं था। कुछ मिनट्स बाद वो उठा और ओफ को वही बैठने को कहा जहां वो बैठा था। फिर क्लाइन ने उससे दूरी बनाते हुए खुद को 200 मीटर दूर एक हिडन स्पॉट में छिपा लिया। कोलाइन सिटी, लोअर लिप डिस्ट्रिक्ट। लियोनार्ड मिचेल और डेली सिमोन रेड ग्लव्स टीम के कैप्टन सुएस्ट के साथ एक डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे। रात के आड़ में सुएस्ट ने एक बार फिर सबको ऑपरेशन समझाया। हमारा टारगेट इस बार यूनिट 13 में रहने वाला ओलिका है। वो न्यूमिनस एपिस्कोपेट का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर है और बैकलैंड में अलग अलग स्मॉल टीम से कम्युनिकेशन संभालता है। भले ही हमारी सारी इंटेलिजेंस ये बताती है कि वो डेमीगॉड नहीं है, लेकिन सेफ्टी के लिए मैंने ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट की रिक्वेस्ट की है। हर एक्सीलेंसी, गॉडेस आय किसी भी वक्त हमारी मदद के लिए तैयार हैं। और ध्यान रहे, इस डिस्ट्रिक्ट के ज़्यादातर रेसिडेंट्स लोकल्स हैं। हमें इस बात से भी सावधान रहना है कि वो न्यूमिनस एपिस्कोपेट के मेंबर्स हो सकते हैं। लोअर लिप डिस्ट्रिक्ट, 13 केनाइन स्ट्रीट। मोटा सा ओलिका सोफा पर बैठा था। उसकी छोटी डार्क ब्राउन आंखें और स्किन चमक रही थी। उसने ड्राइड पीले टबैको लीफ और सदर्न कॉन्टिनेंट के 10 तरह की हर्ब्स और स्पाइसेस को एक साथ लपेटा, फिर उन्हें लंबे स्ट्रिप्स में काट लिया। इसके बाद उसने अपना सेल्फ मेड ईस्ट बालम स्मोक पाइप उठाया और सबॉर्डिनेट की जलाई हुई मैचस्टिक के करीब ले गया। एंड काला हुआ, मुड़ा और लाल चमकने लगा। उसने पाइप के एंड को काटकर मुंह में दबाया और एक लंबा कश लिया। धीरे धीरे उसने हल्की नीली झलक वाले सफेद स्मोक को बाहर निकाला, फिर सामने वाले सिंगल सीटर पर बैठे विजिटर को देखते हुए बोला, दिस इज वॉट अ सिगरेट इज, अ रियल सिगरेट। नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट वाली तो सिर्फ बच्चों के लिए होती हैं। सिंगल सीटर पर बैठा आदमी करीब 40 का था। ऊंची नाक, ब्लू आइज, जेंटल फेशियल फीचर्स, घने काले करली बाल। उसकी स्किन ना बहुत डार्क थी ना फेयर, लोएन और बालम के मिक्स्ड ब्लड जैसा। वो हंसते हुए ड्यूटनीज में बोला, दुर्भाग्य से मुझे किसी भी तरह की सिगरेट में जीरो इंटरेस्ट है। एंजो, तुम जिंदगी एंजॉय करना जानते ही नहीं हो। उलिका ये कहते ही था कि उसकी पाथवे से आई पावरफुल स्पिरिचुअलिटी ने अचानक उसे खतरे की चेतावनी दी। खतरा जिस तेजी और दबाव से आया, उससे उलिका को तुरंत समझ आ गया कि मामला मामूली नहीं है।
वो अभी अपनी जगह से छलांग भी नहीं लगा पाया था कि उसकी नज़र के आगे अंधेरा छा गया, जैसे वो सीधे बाहर के नाइट स्काई को देख रहा हो। एक गहरी नींद जैसी फीलिंग उस पर हावी होने लगी और उसके दिल में अचानक अजीब सी शांति भर गई। केनाइन स्ट्रीट पर चाहे किसी घर में लाइट जल रही हो या बुझी हो, सब कुछ असामान्य रूप से शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि वहां कोई जिंदा नहीं था या फिर सब एक साथ सो गए हों। उसी समय जोर से खर्राटे लेते हुए सोता हुआ ओलिका अचानक उछलकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में रेवरी और लूसिडिटी का अजीब मिश्रण था। उसकी पीठ पर एक लगभग इल्यूजरी लड़की चिपकी हुई थी। उसकी स्किन बहुत पेल, आंखें ब्लूइश ग्रीन, होंठ जेट ब्लैक। वो साइड की तरफ खामोशी से देख रही थी और उसके भूत जैसे ट्रांसलूसेंट हाथ पांव उलिका के शरीर के अंदर घुसे हुए थे, जैसे वो एक स्पिरिट हो जिसे हटाया नहीं जा सकता। उसकी प्रेजेंस ने उलिका की सोल बॉडी को बर्फ जैसा ठंडा कर दिया। इसी वजह से वो नाइटमेयर के इन्फ्लुएंस से बार बार बाहर निकल पाया। पूरी तरह ल्यूसिड होने से पहले उसने इंस्टिंक्टिवली स्टेयरकेस की तरफ छलांग लगाई। अपनी हथेलियां आगे फैलाकर उसने ऐसा पुश किया जैसे सामने कोई अदृश्य दरवाजा हो। एक झपक में एक मिस्टीरियस पैटर्न से ढका हुआ ब्रॉन्ज डोर उसके सामने प्रकट हो गया। वो डगमगाया और कर्र कर्र की आवाज के साथ थोड़ा सा खुल गया। गैप के अंदर एंडलेस अंधेरा था। उसमें इनडिस्क्राइबेबल आंखें बाहर की दुनिया को घूर रही थी और उसी गैप से अनगिनत व्रिगलिंग, अजीब पहचान से बाहर की चीजें बाहर की तरफ उमड़ने लगी। उलिका पूरी ताकत से उस डोर को और खोलकर उस टेरिफाइंग दुनिया को केनाइन स्ट्रीट पर उतारने वाला था। तभी उसने देखा, अचानक हवा में दो पेल ट्रांसलूसेंट हथेलियां पैदा हुईं। वो गहरे अंधेरे को चीरते हुए गैप के अंदर से बाहर आईं और डोर को अंदर की तरफ दबा दिया। उन हथेलियों का किसी शरीर से कोई संबंध नहीं था। कोई बाजू नहीं, कलाई पर फ्रेश खून। पता नहीं किसने उन्हें काटा था। दोनों तरफ से ताकत लगने लगी और वो मिस्टीरियस ब्रॉन्ज डोर वहीं रुक गया, ना और खुला न बंद हुआ। यूनिट 13 के ऊपर स्पिरिट वॉरलॉक सोइस्ट हवा में तैर रहा था, किसी अदृश्य शक्ति के सहारे। उसके हाथों में एक गोल्डन सन डायल था जिसे वो धीरे धीरे अपने सिर के ऊपर उठा रहा था। जैसे ही सन डायल उसके सिर के ऊपर पहुंचा, उसकी चमक बाहर फैलने लगी और एक विशाल रूप ले लिया। अचानक हवा में जैसे दूसरा सन पैदा हो गया, जिसकी सारी रोशनी और गर्मी 13 केनाइन स्ट्रीट पर गिरने लगी। ये रोशनी किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। वो इमारत को भेद कर ब्रॉन्ज डोर के ऊपर पहुंची और पूरी तरह उलिका को घेर लिया। उलिका पीड़ा से तड़प उठा, उसका चेहरा विकृत हो गया और उसके पीठ पर चिपकी पेल ट्रांसलूसेंट लड़की ने एक डरावनी चीख निकाली, बट वो सनलाइट में दबकर नष्ट हो गई। वो मरोड़ खाकर जलने लगी, काली गैस बनकर हवा में बिखर गई। इमारत में एक भी जगह अंधेरी नहीं बची। जब सनलाइट खत्म हुई तो ब्रॉन्ज डोर गायब था। जमीन पर एक सूजा हुआ काला कॉप्स पड़ा था, जिससे पेल येलो ऑयल टपक रहा था। अचानक धड़ाम से कॉप्स फटा और अंदर से एक पतली छोटी फिगर बाहर कूदी। वो दिखने में बिल्कुल उलिका जैसी थी, लेकिन स्किन रेवन ब्लैक, जैसे इंक में डूबी हो। उसके शरीर पर स्टिकी पस बज रहा था। कद बस 1.2 से 1.3 मीटर। नजर आते ही वो पागलों की स्पीड से स्टेयरकेस की तरफ दौड़ी। सेलर में घुसकर उसने पहले से तैयार सीक्रेट ट्रैपडोर खोला और पूरी ताकत से भागी। सिर्फ 10 सेकंड्स में उस छोटे काले उलिका को बाहर का एंट्रेंस यानी उसकी उम्मीद दिख गई। सावधान रहते हुए उसने दाईं मुट्ठी हल्की सी भींची और उसके शरीर से लगभग 8 ट्रांसपेरेंट इल्यूजरी फिगर्स बाहर निकल आए। वो अलग अलग आकार और तरह के थे, जैसे किसी ने इंसानों, पौधों और जानवरों की खासियतों को मिलाकर एक घिनौना मॉन्स्टर बना दिया हो। कुछ उलिका का आम पकड़ रहे थे, कुछ उसके पैर उठाए हुए थे और उसे उड़ाकर बाहर ले जा रहे थे। उसके तुरंत बाद एक मैकेनिकल स्विच दबाया गया, गियर्स घूमने लगे और एग्जिट डोर अचानक खुल गया, जो एक शांत और अंधेरी गली की तरफ जाता था। आगे नीचे की तरफ जाती हुई सड़कों की पंक्तियां थीं, दोनों तरफ घरों की कतारें, जो क्रिम्सन मून की रोशनी में चमकती हुई किसी उफनती हुई सी जैसी लग रही थीं। उलिका स्पिरिट्स की मदद से सीक्रेट पैसेज से उड़कर कोलेन सिटी के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भाग जाने ही वाला था कि उसकी आंखों में अचानक एक धुंधली झील का प्रतिबिंब उभरा। झील हल्की रोशनी में चमक रही थी, बेहद शांत और खूबसूरत। बीच में से गोल गोल तरंगे फैल रही थीं और उनमें से खूबसूरत इल्यूजरी फिगर्स ऊपर उठ रही थी। ये एक बेहद पावरफुल तरह की स्पिरिट थी। मानव लेजेंड्स में इसे अक्सर द गॉडेस ऑफ द लेक कहा जाता है। स्पिरिट गाइड्स की ताकत अक्सर इस बात पर निर्भर करती है कि उन्होंने किस तरह की डिसीज स्पिरिट या नेचुरल स्पिरिट ढूंढकर नियंत्रित की है। स्पिरिट वॉरलॉक्स भी ऐसा ही करते हैं, बस उनका झुकाव नेचुरल स्पिरिट्स की तरफ ज्यादा होता है। उसी पल उलिका के आसपास मंडराती उन अजीब ट्रांसपेरेंट फिगर्स ने एक मोनोटोनस डरावनी चीख निकाली। उन्होंने तुरंत उसकी बाहें और टांगें छोड़ दीं और हवा की तरह उसके पिच ब्लैक शरीर के अंदर घुस गईं। धड़ाम! उलिका जमीन पर गिर पड़ा,
लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हुआ क्योंकि उस पर फिर वही तीव्र नींद का हमला हुआ। वो बिना समझे ही गहरी नींद में चला गया। एग्जिट पर स्पिरिट मीडियम रोब पहने डेली सिमोन किसी अनजान जगह से बाहर आई। उसकी आंखों पर ब्लू आई शैडो और चेहरे पर ब्लश लगा था। 1.2 मीटर टॉल उल्लिका को देखते हुए वो बोली, जिस डिसीज स्पिरिट के साथ ये फ्यूज हुआ है वो बहुत अजीब है। अगर इसे किसी लिविंग इंसान का घर ना मिले तो ये जल्दी डिसिपेट हो जाएगी। हमें हर सेकंड का इस्तेमाल करना होगा ताकि इससे इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। उसके बगल की शैडो से लेनर्ड मिचेल बाहर आया। उसने डेली को हैरानी से देखते हुए पूछा, तुम स्पिरिट गाइड नहीं हो, फिर तुम गॉडेस ऑफ द लेक को कैसे कंट्रोल कर सकती हो? डेली ने तुरंत पलटकर कहा, तुम पोएट नहीं हो, फिर पोएम्स क्यों लिखते हो? सड़क के दूसरे सिरे पर एक जेंटल क्लिफ से एक फिगर तेजी से नीचे उतर रहा था। वो बाहर निकले हुए पत्थरों का सहारा लेकर छलांगे लगाता हुआ जॉस क्रीट की अंधेरी गली में उतर गया। उसकी स्किन लाइट थी, आंखें ब्लू और घने हल्के मुड़े हुए रेवन ब्लैक बाल। ये वही एन्जो था जो लोअर लिप डिस्ट्रिक्ट की 13 कैनाइन स्ट्रीट पर उलेका के यहाँ गेस्ट बनकर बैठा था। एन्जो न्यूमनस एपिस्कोपेट का मेंबर नहीं था। वो लाइफ स्कूल ऑफ थॉट का एक ट्रेटर था जो रोज स्कूल ऑफ थॉट की लुभावनी पेशकशों में फंसकर भाग गया था। वो ना तो अपोथिकरी पाथवी का बियॉन्डर था जो वैम्पायर सीक्वेंस की तरफ जाता है, ना ही प्राइमोडियल मून का भक्त। वो बस एक ऐसा आदमी था जिसे अपने टीचर और उसके टीचर के नियम पसंद नहीं थे। वो आज़ादी चाहता था, अपनी मर्जी से जीना चाहता था और खुद को विनर समझता था। ऐसी सोच रोज स्कूल ऑफ थॉट के इंटेलिजेंस फैक्शन द्वारा स्ट्रांगली सपोर्ट की जाती थी। इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगा और वो औपचारिक रूप से उनमें शामिल हो गया और अपनी हर इच्छा पूरी करने लगा। इस बार वो रोज स्कूल ऑफ थॉट की तरफ से कोलेन में न्यूमिनस एपिस्कोपेट से मिलने आया था, कुछ जॉइंट प्लान्स पर चर्चा करने। लेकिन अचानक टेनेब्रस डिसीज्ड ओलिका पर चर्च ऑफ एवरनाइट ने रेड कर दी, वो भी हाई लेवल। थैंकफुली मैं एंटी गिविनेशन में अच्छा हूँ। चर्च ऑफ एवरनाइट को पहले से पता नहीं था कि मैं ओलिका के यहाँ हूँ और उन्होंने मुझ पर ध्यान भी नहीं दिया। उन्हें लगा मैं बस उसका सबॉर्डिनेट हूँ, जिससे मुझे कोर एरिया से निकलने का मौका मिल गया। और जो सनलाइट थी वो डेथ, ईविल और करप्शन वाली चीज़ों को साफ करने पर फोकस्ड थी। मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। वो शायद डेमीगॉड लेवल अटैक था। एन्जो सोचते हुए अपनी चाल तेज कर दी। काफ़ी दूर पहुंचकर उसने पीछे देखा, कोई पीछा नहीं कर रहा था। उसने तुरंत राहत की सांस ली और हंस पड़ा। अ विनर इज़ अ विनर, द इटर्नल विनर। एन्जो के कॉन्फिडेंस लौट आई। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और फिर बाईं ओर मुड़कर तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियां बहुत खड़ी और लंबी थीं, जो कई लोअर लेवल स्ट्रीट्स तक जाती थी। केनाइन स्ट्रीट के पास सोस्ट ने अचानक आंखें खोली और लेनर्ड और डेली से कहा कि उल्लिका के यहाँ एक आदमी था जिसका नाम एन्जो है। वो रोज स्कूल ऑफ थॉट का मेंबर है और उसकी सीक्वेंस भी कम नहीं है। शायद उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। तुम दोनों तुरंत आसपास सर्च करो और अगर पॉसिबल हो तो उसे पकड़ लो। किसी समस्या को पीछे मत छोड़ना। बाकी सभी रेड ग्लव्स और लोकल नाइट हॉक्स या तो बाकी न्यूमिनस एपिस्कोपेट मेंबर्स को पकड़ रहे थे या उन्हें ड्रीम्स में कैद कर रहे थे ताकि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल सके। सिर्फ कुछ लोग ही गार्ड पर थे। यस कैप्टन सोस्ट, लेनर्ड ने बिना झिझक के जवाब दिया। डेली ने हवा में हाथ घुमाया और अपना हाथ कान पर रखा। 2-3 सेकंड ध्यान से सुनने के बाद उसने कहा, यहाँ के छोटे छोटे लोग बता रहे हैं कि कोई क्लिफ की तरफ से भागा है।